जाने बहारा रश के चमन हुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा रश के चमन हुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा रफ्तार जैसे मौजे सवार रंगी अदा तौबा शिकन है जाने मन जाने बहारा। शम्मे फरोज़ा आँखें तेरी हर एक नजर में जादूगरी जुल्फे तेरी मुश्किल की तंग है जाने मन जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। नाज़े परवर नाज़ाफ़री लाखों हंसी है तुझसा नहीं चंदा जबी शीरी सुखन है जाने मन जाने बहारा रश के चमन ऊंचा दहन सीनी बदन है जाने मन जाने बहारा जाने बहारा रश के चमन बहारा। एक अंतरा और कर लो इसका। No, you do it. Good morning, ladies and gentlemen. क्या हाल चाल? I'm all right, and we're going to do a good show. आज याद कोई बात नहीं, आप करें पहले। एक अंतरा होगा, उसके बाद समझाऊंगा। शम्मे फरोज़ा
आंखें तेरी, हर एक नजर यही है। हर एक नजर में जादूगरी, जुल्फे तेरी मुश्के उत्तम, ऐ जाने मन जाने बहारा, रश के चमन ऊंचा दहन सीने बदन, है जाने मन जाने बहारा, जाने बहारा, जाने बहारा। दैट्स वेरी नाइस। सुबह सुबह ना, दैट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। खैर मेरी सुबह 6 बजे हो जाती है, बट दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक? आई एम ऑल गुड। अच्छा, कल हमने एक कॉन्टेस्ट किया था। कॉन्टेस्ट के अंदर जो विनर हैं दैट्स नाजिया, और नाजिया को हम कोशिश करेंगे उनकी हम कॉल ले लें। दैट वाज 10,000 रुपीज़ की ग्रोसरीज नाजिया ने जीती हैं। सो नाजिया, इफ यू आर वाचिंग अस, तो ये आपके लिए है। और यू नो वी आर गोइंग टू ट्राई टू सी, अगर आपकी कॉल मिल जाए तो हम आपको डेफिनेटली आपको कॉल पे ले लेंगे। आई एम ऑल राइट। सुबह सुबह एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जो मैं अभी प्रोग्राम के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, और वो हॉरिफाइंग इन्फॉर्मेशन है, हॉरिफाइंग है। बट यू नो आई हैव नोन दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट मुझे कभी नहीं लगता था कि वुड एक्चुअली बी एबल टू डू इट। साइंस की है, बायोमेडिकल की है, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुबह सुबह के वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए। बट एनी वी आर गोना हैव अ वेरी गुड शो फॉर यू। आज हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, ब्यूटी के बारे में बात करेंगे, और एक काम और करें, आपकी टेलीफोन लाइन सामने नंबर है, मैं बिल्कुल खोल रहा हूँ। हमारे पास डॉक्टर्स होंगे, हर्बलिस्ट होंगे, उनको आप कॉल कर लें। आज आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लेट्स से यू वांट टू टॉक अबाउट डायबिटीज़, अगर आप डायबिटीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो है, स्किन के बारे में बात करना चाहते हैं तो है, बालों के गिरने का प्रॉब्लम सभी को होता है, अगर आपके बाल आप चाहते हैं कि थिक हों, घने हों। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज मंडे को हमने ये शो किया था और हमें इतने ज़्यादा मैसेजेस मिले कि प्लीज़ एक शो और होना चाहिए, तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाई वी आर डूइंग दिस टुडे। तो मेरे साथ हैं, लेट मी जस्ट स्टार्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रबिया गफूर साहिबा। प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए, आ जाइए मैम, यहाँ आ जाइए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका ताल्लुक स्किन से है ऑब्वियसली। मेरे पास हैं डॉक्टर सादिया खान साहिबा, आप डेंटिस्ट हैं, प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। आप मतलब स्किन, हेयर, नेल, you know, teeth and everything else that you might want to. डॉक्टर मनाहम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। और जैन उपल, आप ब्यूटी एंड हेयर एक्सपर्ट हैं, प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसी हैं? प्लीज़ बैठिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ऑल गुड? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक ठाक? यस, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा है, और आई एम होपिंग कि जो लोग हमें देख रहे होंगे उनका भी दिन बहुत अच्छा होगा। बट हाउ आर यू गाइस, कैसे आप लोग? ठीक हैं? सो डॉक्टर साहब, हम स्किन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, कभी ऐसा होता है कि इंसान बस कर जाए कि नहीं, बस हो गया, बहुत काफ़ी हो गया, स्किन भी अब हो गई है, सब ठीक ठाक हो गया है, अब कुछ नहीं करना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट था जो कि अब चेंज हो रहा है। ओके। होता है कभी कभी कि जब इंसान कह रहा होता है या एक ग्रुप होता है जब कहता है कि बाकी चीज़ें देख लो, स्किन छोड़ दो, लेकिन आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कभी इंसान बस कर जाए, बिकॉज स्किन के बारे में तो इतना सब कुछ होता है, कभी इंसान ये बोले कि यार अब कुछ करना ही नहीं है, बस स्किन मेरी ठीक हो गई है, कभी ऐसा होता है? इंसान बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है कि और बेहतर कर लें और बेहतर कर लें। तो दैट्स व्हाई यू थिंक ये चलता रहता है सिलसिला। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर मनाम? मेरे ख्याल में एक ऐसा टाइम आता है कि आप माइक लगा हुआ कि लगा हुआ ना? ऑलराइट जी, आवाज़ आ रही? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल में ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि नाउ योर स्किन डजंट नीड एनीथिंग ना, तो ऐसा भी टाइम आता है अगर आप अपनी स्किन को मेंटेन रख रहे हैं तो। और मेंटेनेंस के लिए क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूं तो आपको अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, डाइट अच्छी रखनी है आपको, इसके बाद आपको स्किन केयर रूटीन पे भी फोकस करना है। आज सुबह मैंने एक काम किया, राजा ने करवाया मुझसे काम, मैंने इतना बड़ा बोल लिया, उसके अंदर बर्फ़ भरी और पानी भरा और अपना पूरा मुंह ऐसे करके डिप कर लिया। यस, दैट्स व्हाट आई डिड। आई एम सॉरी,
बट मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि देखें, आप एजिंग को डिले कर सकते हैं, डिफाई नहीं कर सकते। एजिंग आएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ये एजिंग के लिए करें। आज आप जिस वक्त आप उस ठंडे पानी के अंदर बर्फ़ के साथ जब अपना मुंह ऐसे करके डालते हैं ना, 14 तबक आपके, 25 तबक आपके रोशन हो जाते हैं। आप चारों तरफ ना आप घूमने लगते हैं। जो वो खबरें जो आप बिल्कुल सोते में सुन रहे होते हैं वो आपको जागते हुए नज़र आने लगती हैं। तो आई एम टेलिंग यू, इट डज़ योर बॉडी रियली गुड। आप एकदम से अवेक हो जाते हैं। प्लस व्हाट आई फेल्ट उसके बाद कि मेरे पोर्स जो थे वो बंद होने लगे, थोड़ा सा चेहरा जो है उसकी स्वेलिंग जो है वो कम होने लगी। तो टू मी आई थिंक ये सुबह सुबह आप लोग कर सकते हैं। जैसे उठें, थोड़ी सी बर्फ़ लें, पानी के अंदर एक बोल के अंदर पानी लें, या आप बर्फ़ लगा भी सकते हैं। दैट्स ऑल यू कैन डू। आप एक क्यूब ले लें, उसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट अपने पूरे चेहरे पे, और चेहरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, लगा लें और आप उसके डिफरेंसेस देखेंगे। आप उसके डिफरेंस देखेंगे। आप ब्यूटी एंड हेयर एक्सपर्ट हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है ये करना चाहिए जो मैंने अभी बताया? सी ट्रेंड्स आते हैं कुछ एंड somehow we need to like follow it also, and plus yes because when you are into cold water, because हमारे स्किन एंड हेयर में pH सिस्टम्स काम करते हैं। तो जब आप बर्फ़ लगाते हैं या आप वाटर कोल्ड वाटर से आप ये जो पूरा ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, इससे आप ठीक कहते हैं कि आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, बिकॉज हमारे स्किन के जो pH लेवल होता है वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो इसलिए जो आपकी स्वेलिंग है वो कम हो रही है, बिकॉज कहीं क्लॉगिंग हो रही होती है, चलें वो तो आप बर्फ़ वाले पानी से नहीं निकाल सकते, बट येस यू आर राइट कि आप उसके पोर्स बंद कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये करना चाहिए ना, मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक हिस्ट्री का हवाला दे दूं, दे दो यार, हिस्ट्री का हवाला दे दूं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वी ऑल नो द फाउंडर, द फादर ऑफ द नेशन। उनका एक बड़ा रिचुअल था और वो लंदन के अंदर रिचुअल था। और वो रिचुअल क्या था, वो अपने बाथ टब में रात को पानी भर लेते थे, और भरने के बाद जब उस पर सुबह बर्फ़ जम जाती थी तो उसे हटा के उसमें बेद किया करते थे। ये हक्त बुलाथो ने भी लिखा है, स्टैनले वुलपर्ट ने भी लिखा है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी लिखती हैं, HS कियानी जो हैं उन्होंने भी लिखा है, खुर्शीद कियानी साहब ने भी लिखा है। एवरीवन इज़ रिटन अबाउट दिस। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें पहले लोग करते रहे हैं वो हमको ज़रूर करनी चाहिए। प्लस आई थिंक जब हम ये बात करते हैं कि आपने अपनी हेल्थ को रीइन्वेंट करना है, तो ये एक बड़ी टर्म आजकल बड़ी यूज़ हो रही है, आपने अपनी हेल्थ को रीइन्वेंट करना है। आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, लेकिन सेफ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। और ये जितने डॉक्टर्स बैठे हैं ना, जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, इनसे बात करके, इनके पास जाके, तब जाके आपने कोई चीज़ करनी है। बिकॉज प्लीज़ डू नॉट बिकम योर गूगल डॉक्टर, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप क्या करते हो, आप गूगल पे जाते हो, रिसर्च करते हो, इसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आप डॉक्टर्स को बताने लगते हो, नहीं मुझे लगता है ये नहीं ये है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? होता है? बिल्कुल, बहुत होता है। आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। खूबसूरती और सेहत का गहरा ताल्लुक है। सेहतमंद जिस्म और दिमाग खूबसूरती की बुनियाद है। जब इंसान सेहतमंद होता है, उसकी जिल्द चमकदार, बाल मजबूत और नाखून सेहतमंद होते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब नींद और बाकायदा वर्जिश न सिर्फ सेहत को बेहतर बनाते हैं, बल्कि खूबसूरती को भी निखारते हैं। अच्छी सेहत अंदरूनी खूबसूरती को भी उजागर करती है और चेहरे पर कुदरती चमक और ताजगी लाती है। इसलिए खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए सेहत का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। आप ठीक हैं? ऑल गुड। अच्छा ये बताइए मिर्ज़ा, आप तो आई थिंक प्रॉब्ली यू आर द राइटेस्ट पर्सन टू आस्क दिस। आपकी जो स्किन केयर रूटीन है वो क्या है, क्या करती हैं आप अपनी स्किन के साथ? अच्छा, मेरी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत देसी हैं, घरेलू टोटके हैं। और ज़्यादा ये होता है कि एक तो हमें मेकअप बहुत अप्लाई करना होता है फुल डे, फिर इतनी लाइट्स होती हैं, तो उसके बाद जब घर जाती हूँ तो क्लिनजिंग करती हूँ, स्क्रबिंग करती हूँ। अच्छा, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी एवरी डे, बहुत ज़रूरी। इफ़ यू वेयर मेकअप तो आपको करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी। ओके। और स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रबिंग भी हर रोज़? नहीं, वो हर रोज़ नहीं होती, लाइक विद इन 8 days 10 days डिपेंड्स। अच्छा, 8 days क्या 10 आपके days? पास टाइम है या नहीं है? ओके। अच्छा, ये जो एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश मिलते हैं, ये डेली इस्तेमाल कर सकते हैं आप? देखें, वंस अ डे यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन को नीड है।
अदरवाइज आप 2 to 3 टाइम्स अ वीक। फेस वॉश में कोई इतना मसला नहीं बिकॉज वो वेयर ऑफ हो जाता है ना उसी टाइम। ओके दैट्स व्हाई। जी जी, तो आप और बताएं। एक्सफोलिएट मेरे ख्याल से 15 डेज या 20 डेज के बाद करना चाहिए, रोज़ाना तो आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है आपकी स्किन और डिपेंड करता है कि ड्राई है, ऑयली है, कैसी स्किन है, टेक्सचर पे भी डिपेंड अच्छा, करता है स्किन ना पे आपके। ग्लो कैसे आता है? आई जस्ट वांट टू नो। अक्सर लोग बात करते हैं ग्लो आना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, ब्राइट हो जानी चाहिए स्किन, ग्लो कैसे आता है? अच्छा देखिए, स्किन पे ग्लो ऐसे फ़ौरन से नहीं आता। पहली बात तो आप लोग तो ले आते हैं। एक्सपेक्ट आप भी ले आती हैं ग्लो? जी बिल्कुल, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें एंड आप अपनी जो डेली स्किन के रूटीन है उसमें हाइलुरोनिक एसिड्स का इस्तेमाल करें। जो Okay. सीरम्स आते हैं, नाइट क्रीम्स आती हैं, तो यू कैन यूज़ दोज सीरम्स और उससे आप रूटीन में जब आप लेकर आएंगे और आप अपनी नींद अच्छी रखेंगे तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो नींद कैसे अच्छी रखें आज के दौर में? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लो के लिए, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और जो जिम करते हैं या रेगुलर वॉक वगैरह करते हैं तो आप कुछ दिनों बाद वाज़े फ़र्क देखते हैं ओके स्किन ग्लो ओके, में। तो एक्सरसाइज ना जी कुछ कहें? स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए आपको, और आपको अपनी स्किन का भी ख्याल करना चाहिए, डाइट और तो अगर यहाँ पर hydration कोई जैसा बैठ कि के देख रहा है जिनका नाम कुछ भी है, एनी है, वो बैठ के देख रही हैं और एनी ये कह रही हैं कि जी स्ट्रेस फ्री मैं हो ही नहीं सकती, हस्बैंड हैं, 3 बच्चे हैं और मेरी अपनी भी जॉब है, मैं भी बाहर जाती हूँ, फिर घर को भी मुझे देखना होता है, फिर बिजली के बिल्स हैं, ये है, फला है, बहुत कुछ वो कह रही हैं। अगर मैं स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकती तो मैं नींद भी प्रॉपर नहीं ले सकती, स्ट्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिलता, तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? जी तो सिर्फ हाइलाइटर लगा लें, वेज़लीन There लगा you के go. हाइलाइटर लगा लें, क्या लगा के? वेज़लीन लगाए, हाइलाइटर लगा लें या फिर बेबी ऑयल जो होता है वो लगा लें, उससे भी आपके स्किन पे ग्लो आ जाता है। अच्छा, बेबी ऑयल भी लग सकता है। तुम्हें पता चला ग्लो कैसे आता है? कल से बेबी ऑयल लगा के आना तुम सब। बार बार कह के मर चुका हूं मैं, कम से कम ग्लो तो आ जाए, ग्लो तक नहीं आया तुम लोगों पे। अच्छा, तो वो क्या करें? आप जेन्युइनली एक क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले तो बात होती है कि प्रायोरिटी आपकी क्या है। आपकी प्रायोरिटी अगर आपकी स्किन है तो आप 5 मिनट तो अपने दिन का निकाल लेंगे अपनी स्किन के लिए। हाँ। अगर किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर वो जो घरेलू टोटके होते हैं वो उनकी तरफ ऑप्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं जो फेवर में हूँ, मैं साइंटिफिक स्किन केयर के फेवर में ज़्यादा हूँ। आप घरेलू टोटकों इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत दे आर गुड, बट मैं इतना ज़्यादा फेवर में नहीं, बिकॉज अगर हमारे पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो चले हम आज उसकी आपका तरफ मेरा क्यों ना आपका और मेरा मुकाबला हो जाए। आप स्किन को कितना पीछे लेके जा सकती हैं? जाएं। रिवर्स एजिंग जी जी, रिवर्स एजिंग काफ़ी कर सकते कितना, हैं बिल्कुल। कितने साल, कितने दिन में? कितने दिन में? हाँ, मतलब कि अगर आप केयर करें, आप स्किन को 5 साल कितने दिन में पीछे लेके जा सकती हैं? देखें वो तो फिलर अगर हम कर रहे हैं, थ्रेड्स कर रहे हैं तो विद इन अ मंथ, और फिलर तो Within a month? मतलब फ्यू जैसे हमने किया और फौरन फौरन हो रिजल्ट आ जाता जाता है। है। बाकी अच्छा, थ्रेड्स का और ये बताइए कितना पैसा लगता है उसमें? पैसा लगता है? पैसे लगते हैं ऐसे होता है। definitely, मैं आपको एक Botox, तरकीब fillers। बता रहा हूँ। अंडा कितने का आता है? एक, हाँ, 20 रुपए देखिए, में, वो 20 रुपए का temporary टोटका है बता रहा हूँ। 20 रुपीज़ का कसम से कर लेना, मैं करता हूँ भाई, मैं करता हूँ, आज सुबह भी करके आया हूँ। वो बट बिल्कुल टेम्परेरी है, वो आपको बिल्कुल नहीं नहीं, टेम्परेरी, short देखिए एक बिल्कुल दिन- टेम्परेरी, बट जस्ट लिसन, मैं आई एग्री, बिल्कुल टेम्परेरी है, बट कोई कुछ लेकिन ना करने समहाउ से दे करना वर्क। बेहतर है। अगर आप अंडे की सिर्फ सफ़ेदी ले लें, वाइट ले लें, एक वाइट ले लें, उसको अपने चेहरे पे यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करें, 20 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए, 5 से 6 घंटे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, बहुत अपलिफ्टेड रहती है। और रेगुलर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कीजिए। यदि मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स वो नहीं है जो डॉक्टर साहबा करती हैं, डॉक्टर साहबा करती हैं, आपको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। अगर आपकी एजिंग हो रही है तो आप उसको डिले कर सकते हैं, डिफाई कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन देसी टोटका है, आप उसको कर सकते हैं। 20 रुपये में 4-5 घंटे के लिए आप दुरुस्त हो सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम जस्ट सेइंग। दांतों की सेहत के बारे में हम अक्सर बात ही नहीं करते, निगलेक्ट करते हैं उसको। वजह क्या है? हम समझते नहीं कि दांतों के डॉक्टर्स होते हैं। नहीं, हाँ ये तो है, मैंने ये वाले मिथ्स बहुत ज़्यादा सुने हैं कि लोग कहते हैं डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। तो क्या है वो? डॉक्टर्स ही हैं। वो तो मैं डॉक्टर्स एनीवे। तो हेल्थ केयर जो है अपनी, उसमें भी हमारे टीथ तो सबसे पहले आते हैं ना। आपकी इनटेक, आपकी एस्थेटिक सबसे अच्छा, आपकी स्माइल कब अच्छी होगी? जब आपके टीथ अच्छे, एस्थेटिक आपकी अच्छी होगी ना। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है टीवी पर भी आ रहे होते हैं, बट स्टिल उनकी, मैं एज अ डेंटिस्ट, मेरा फर्स्ट लुक जो होता है
पर्सन तो आप की जब टीथ लोगों पर ही से जाता मिलती है। हैं तो आप दांतों को देखती रहती हैं उनके? अरे यार वेरी बैड। बात ही ना करें, मुंह ही ना खोले तो अच्छा नो, अच्छा, हम में से अक्सर लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, जैसे मैं पीता हूँ, मैं दिन के अंदर 15-20 कप्स भी हो जाते हैं, तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? फिर लोग स्केलिंग के लिए brushing इसलिए and नहीं आते mouthwash. क्योंकि उसमें गुरूर की अजीब सी आवाज़ आती है, बहुत अजीब सा लगता है एकदम से। तो कुछ ऐसा नहीं है कि बस लगाओ और ठीक हो जाता? आजकल मल्टीपल टूथपेस्ट आ गए हैं वाइटनिंग के, आप वो यूज़ कर सकते हैं जो स्टेनिंग और इस चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, ओके ठीक है। Okay. बट स्टिल यू नीड ब्रशिंग प्रॉपर एंड माउथ वॉशेस। अच्छा ये बता, नहीं माउथ वॉश तो अल्हम्दुलिल्लाह डिओड्रेंट और माउथ वॉश हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हमें हमें लगता है कि awareness होनी चाहिए। हम जान के दुश्मन हैं इनके ना, जो माउथ वॉश इस्तेमाल कर रहा है, डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहा है, हम उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं कि वाई आर यू यूजिंग इट। तो सो क्वेश्चन, अक्सर लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और उनके दांत बड़े मसूड़े मुतासर होते हैं, और मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि एक के यहाँ से ऑपरेशन हुआ है, ये पूरा हिस्सा निकाल दिया गया है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? मैं तो बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करती हूँ, इस तरह के पेशेंट्स अगर मेरी ओपीडी में आते हैं तो आई रियली फोर्स देम टू विदड्रॉ विद दिस हैबिट। अच्छा, मसूड़ों में खून का आना ये क्या है? जिंजिवाइटिस जिंजिवाइटिस, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है या कैसे? स्केलिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो देखिए डेंटल में मेडिकल जो रोल है ना, मेडिसिन का जो रोल है वो बहुत सिर्फ माइनर 10% हो, 90% आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट की नीड होती है हर कंडीशन में। अच्छा जी, आपको अगर दांतों के हवाले से सवाल करना है, स्किन के हवाले से सवाल करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बालों के हवाले से सवाल करना है कि आपके बाल गिर रहे हैं, आप उनको घने बालों को चाहते हैं कि घने बाल आपके आ जाएं या चाहते हैं, तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। उन्होंने कम टू यू, बालों को गिरने से आपके सालोन के अंदर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन देखिए बालों के गिरने की 2-3 कंडीशंस हैं। वो ये है, एक तो चलें जी बालों के गिरने का लाइफ साइकिल है, बिकॉज मैं ये अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि देयर इज़ अ लाइफ साइकिल। एक बालों का स्ट्रैंड, उसकी लाइफ साइकिल 7 इयर्स है। 7 इयर्स बाद उसके फेजेस आएंगे और एक्सोजन फेजेस आएंगे, उसके अंदर वो बाल गिरेगा, फॉलिकल लूज करेगा, देन अगेन आपका नया फॉलिकल नया बाल ग्रो करवाएगा। लेकिन कुछ फेजेस यहाँ पे होते हैं जिनके फॉलिकल क्लॉग हो जाते हैं, उस सूरत में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और आप उन ट्रीटमेंट से बालों के गिरने को अगेन आप रोक नहीं सकते, आप उसको सिर्फ हल्का सा एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो कम गिरे, लेकिन वो गिरेगा बिकॉज उसकी लाइफ साइकिल है। तो उस चीज़ में जैसे आजकल डर्माटोलॉजिस्ट के पास PRP सेशंस अवेलेबल हैं जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेट करते हैं। आप लोग एक्सोसोम्स भी करते हैं? जी जी, वो भी करते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं जी। एंड उसके अलावा भी जो घरों में ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं या सैलून में हमारे पास डर्मा नीडलिंग का सेटअप होता है, जिसके अंदर हम फॉलिकल को वापस से स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ग्रोथ अपना शुरू करे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, प्लस आप हेयर एंटी फॉल शैम्पूज आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर अगेन अपने स्कैल्प को कितना क्लीन रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्प आपका बिल्टअप होगा या हेयर आपका बिल्टअप होगा, उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग आती है। प्रोडक्ट्स लगाते हैं आप, जैसे आप स्ट्रेटनिंग इस्तेमाल करती हैं ऑल दैट, क्या इनसे बाल मुतासर होते हैं? बिल्कुल, जो मैं बिल्डअप्स की बात कर रही हूँ वो यही होता है। वो देखें फॉर एग्जांपल अक्सर लोग घरों में कलर्स कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे आपके ऑन शेल्फ ऑन द काउंटर कलर्स आते हैं जो आपको पता नहीं होता कि वो अल्कलाइन कलर्स हैं या सिंथेटिक कलर्स हैं, मेटालिक कलर्स हैं। बालों के लिए खराब होते हैं। जी बिल्कुल, मेटालिक्स जब भी आप बालों में देंगे वो हमेशा बिल्डअप करेगा। वो आपके क्यूटिकल को ओपन तो कर देगा, लेकिन वो उसको क्लॉग भी करेगा और सरफेस को बिल्डअप करता रहेगा। तो जब आप सोचें आपके बालों पे कोई चीज़ बिल्डअप हुई हुई है और वो वेट आता जा रहा है, आपने रफनेस फील हो रही है, तो वो बाल अपना फॉलिकल लूज करेगा, रूट कमज़ोर कर देगा। तो इसलिए हमें सैलून्स पे इसलिए हम लोगों को सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं कि यू हैव टू यूज़ सिंथेटिक कलर्स। जब आप मेटल्स पे जाएंगे, इवन मेहंदी इतनी मेरा सवाल है, इतनी ज़्यादा इन्फो लोगों को नहीं होती है, रियली सॉरी, इतनी नहीं। अच्छा, और ना लोगों के पास शायद टाइम और विलिंगनेस है टू लर्न, तो वो खुद भी नहीं पढ़ते हैं। और उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अमोनिया फ्री कलर्स भी होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर कोई मतलब इतना अफोर्ड, ठीक है, अच्छा, आपका आप लोग काम सब है। बालों के एक्सपर्ट हैं, कोई हैक बताइए बालों के लिए, बालों को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? मैं तो घरेलू टोटके फिर से चावल का आटा, प्याज और फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उनको बॉईल करके वो लगाती हूँ। ओह रियली, यू डू दैट? ओके।
टोटके अगर घरेलू बात करें, बीइंग हम तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप जो बात करना चाहती हैं वो करें। घरेलू मेरा ख्याल है कि जो एक्सपीरियंस है वो एग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि एग से बाल गिरना रुक जाते हैं। और हाँ, वो आपको अपना स्कैल्प की कंडीशन देखनी पड़ती है, डैंड्रफ है क्या है। लेकिन अगर हेयर फॉल का मसला या हेयर फ्रीजी हो रहे हैं, हेयर का टेक्सचर ख़राब हो रहा है, तो हम एवेलुएट करते हैं उस पेशेंट को कि जी उसकी वजह क्या है, उसकी एज, जेंडर, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को आयरन डिफिशिएंसी, अनीमिया है, स्वेयर, उससे बाल फ्रीजी भी होंगे। अच्छा, और हमारे यहाँ भी। उस रोज़ बात हो रही थी कि 90% जो बाल गिरते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से गिरते हैं, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें हम डेफिशिएंट होते हैं उसकी वजह से गिरते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बालों के गिरने की वजह से बहुत जल्दी परेशान ना हो जाएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं अगर आपको लगता है। अच्छा, कितने बाल एक दिन में गिरने चाहिए? देखिए, वैसे तो कहते हैं कि अगर पर डे 100 हेयर गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हैं तो वो एक नॉर्मल रेंज है, बट इससे ज़्यादा गिर रहे हैं, बट आपको अपना एक रूटीन भी पता होता है कि भाई मेरे इतने गिरते थे, उससे ज़्यादा अगर गिर रहे हैं तो वो ज़्यादा। ओके। और आपको क्या बहुत देर तक छोड़ देना चाहिए कि बाल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, या फ़ौरन उसको करना चाहिए? बिकॉज एक बार बाल चलेगा तो फिर आना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, उसको आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि आपने सही बोला कि अगर एक बार चले गए तो उनके ग्रोथ में तो टाइम लग जाता है। एक बड़ी मिथ होती है शैम्पू चेंज कर लो, पानी उबाल के लगा लो, शैम्पू चेंज कर लो, या तेल लगा लो, तो क्या इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको पता है कि मेरी रूटीन में ये चेंज आया है और उसके बाद ही मेरा हेयर फॉल हुआ है, तो आप उस चीज़ को रिवर्स करें। फिर आपका सही हो गया तो फिर आपको नीड नहीं है विजिट की। पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको फिर विजिट डेफिनेटली करना चाहिए। और जो आपने मेंशन किया है, चीज़ें डेफिनेटली वर्क करती हैं। खुद से शैम्पू चेंज कर करके ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉज के पता करना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं कि एक शैम्पू लिया, दूसरा शैम्पू ऑनलाइन देख कर मंगवा लिया, उस ब्रांड का मंगवा लिया, इन्फ्लुएंसर ने बोला था इसलिए मंगवा लिया, तो वो और मज़ीद डैमेज करवाते हैं बालों को। ओके, व्हाट डू यू वांट टू से? बिल्कुल, मैं इन सब बातों से एग्री करूँगी। बाज़ रूटीन्स भी बेसिकली लोगों की ख़राब होती हैं, गीले बालों में कोम कर लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, एक होल्ड कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बालों के सिलसिले में बात हो रही है, हम बाल के बारे में बात करेंगे, स्किन के बारे में बात, डेफिनेटली डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक में मिलते हैं, ब्रेक के बाद। मैं अपना जो टेस्ट हैं, जनरल टेस्ट हैं और चेकअप है, वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको फॉलो करते हैं। ये इतनी है कि खुद ही हम अपना जो घरेलू टोटके होते हैं उसी से अपना इलाज वगैरह करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं। इस तरह डॉक्टर के पास ही जाते हैं सबसे पहले। तो आप खुद रखें अपनी सेहत का ख्याल। बिल्कुल भी नहीं कराते, बिकॉज के डॉक्टरों ने भी अपना कारोबार बना लिया है, वो भी इनका बिजनेस है। अगर एक छोटे बच्चे को भी ले जाओ तो वो अपने हिसाब से करते हैं, बल्कि उसको और मज़ीद बीमार कर देते हैं। साल में ही होता है शायद एक दफ़ा कोई टेस्ट वगैरह करा लिया कि जो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है, जब बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। कोशिश करते हैं कि ना करवाएं, इसलिए कि महंगाई इतनी है, तो 1000-1500 रुपये तो लग जाते हैं। मेरे ख्याल में अब जितनी उम्र हो गई है उसके बाद तो साल में एक दफ़ा करवा लेना चाहिए। जब तबीयत ख़राब होती है तभी करवाते हैं, पता है। कोई चेकअप नहीं करवाने जा सकता। पाकिस्तान की 80% आबादी किसी किस्म का चेकअप नहीं करवाती और करवा भी नहीं सकती है। डॉक्टर जितना महंगा है ना, लोग नज़ला ज़ुकाम की दवाई लेने चले जाओ तो 1000-1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। चेकअप कहाँ से करवाएगा? पहले करवाती थी, अभी नहीं। लाड़काना से करवाती थी, अभी तो नहीं करवाया है। महंगाई की वजह से कुछ सपोर्ट नहीं है। मैं चेकअप करवाती हूँ 2 महीने बाद। ऑलराइट जी, सबसे पहला सवाल तो यही है। डॉक्टर निदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। थैंक यू सो वेरी मच। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। आप कैसे हैं? माइक आपका कहाँ है? तो हेलो आप जी, कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। बेगम ने बहुत मेहनत की है आप पे आज। जी जी, वेरी नाइस। अच्छा जी, कमिंग बैक टू व्हाट वी जस्ट सॉ, विल स्टार्ट विद यू मिर्ज़ा। टेल मी, क्या वाकई ये जो बातें कर रहे हैं ये ठीक है? महंगाई की वजह से लोग चेकअप करवा, महंगाई की वजह से नहीं करवाते, पर सेहत को लेके बहुत लापरवाही करते हैं। अगर हमें फ्लू हो जाए या कफिंग हो जाए तो ज़्यादा ये कोशिश होती है कहवा पी लें हम, कोई बाम लगा लें या हम गार्गल्स कर लें। मतलब कोई फॉरेन डॉक्टर के पास नहीं जाता उस चीज़ के लिए। ओके, व्हाट डू यू थिंक मैम?
इग्नोर किया जाता है जनरली, लेकिन आई थिंक कि अगर अपनी अगेन प्रायोरिटी को देखें कि आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और आप जो बहुत सारी बाकी चीज़ों पे खर्च करते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा आपको बजट अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। जी जी, मैं डॉक्टर राबिया की बात से मुत्तफ़िक हूँ। देखें, सीज़नल फ्लू ये चीज़ें हैं तो इसमें आप भले विज़िट ना करें अगर आपको उसको मैनेज करना घर पे आता है सही से, बट अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर राबिया ने कहा, वजह क्या है? महंगाई की वजह है कि लोग नहीं जाते हैं? क्या वजह क्या है? वजह बिल्कुल एक महंगाई और दूसरी नेगलेक्ट वो करते हैं अपनी हेल्थ को, नेग्लिजेंस करते हैं। What do you think? बिल्कुल, महंगाई एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि मे बी उनके एक्सपीरियंसेस कंसल्टेंट्स को लेके अच्छे ना रहे हो, जिनकी वजह से वो कहते हैं कि नहीं हम घर पे ही इलाज कर लें अपना, और उनको लगता है कि वो ज़्यादा पैसे मेरे खर्च हो जाते हैं, तो मे बी उनकी एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हो पहले। डॉक्टर साहब, आई थिंक वही बात है, महंगाई, इकोनॉमिकल स्टेटस, और शायद उनको ये पता नहीं है कि किस वक्त किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये भी इल्म नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि अगर मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो गैस समझ के उसको निगलेक्ट करेगा, तो अवेयरनेस की भी कमी है। हमारे यहाँ अक्सर पेट में तो गैस होती है, लेकिन वैसे गैस नहीं होती। आपको पता है घुटनों में भी हो जाती है, दिमाग में भी गैस हम जैसे, हाँ, दिमाग में तो गैस हो ही जाती है बंदे के, मतलब इंसान के दिमाग में तो अचानक से गैसेस ही भरी होती हैं। बट आई एम टेलिंग यू दिस दैट्स ट्रू। अब गैस आ ही नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स हैपनिंग, बट गैस आ ही नहीं रही है। जी, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इन्फ्लेशन की वजह से ये चीज़ हुई है ना, महंगाई की वजह बढ़ से गई। नहीं, ओके। लोगों की ये होती है अनटिल कोई पेनफुल कंडीशन ना हो तब तक वो डॉक्टर्स को विजिट नहीं करते। नेग्लिजेंस, तो वो चाहते हैं, जी नेग्लिजेंस है, वो चाहते हैं कि हम मेडिकेशंस को अवॉइड करें। ओके, मोस्टली लोग ये सोचते हैं। सर क्या लगता है आपको? सर भाई, इसमें मैं इस बात पे तहफ़्फ़ुक़ करूँगा कि महंगाई सबसे मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर से या जो पढ़ के आए हैं उनसे मशवरा नहीं करते हैं, पड़ोसियों से मशवरा करते हैं। वो जो चीज़ जो है वो उनको नुकसान का सबब बनती है। जब सर पाने जो है वो तकरीबन तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही कैसी हैं सर? आप गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। मैं सत्या बात कर रही हूँ लाहौर से। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आज जैसे प्रोग्राम है, इनमें लोगों को ये जो एक्सपर्ट आए होते हैं इनको पता होता है कि हमें 10 और एक्सपर्ट सुनते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी हमें मालूमात देते हैं। तो हम जितने बिल आ रहे हैं इसके बाद हम इन लोगों से रहनुमाई हासिल करके अपना इलाज कर सकते हैं। और इतने बिलों के बाद अगर हम कहीं जाते हैं कि कोई हमें अच्छा डॉक्टर चेक कर लेगा, और जब डॉक्टर से कोई गलती होती है तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी एक्सपर्ट है उससे गलती हो सकती है। जब उससे गलती होती है तो हम वो हमारे ही पैसे लेके उसको हमारे ऊपर ठीक कर रहा होता है। इन लोगों को पता है कि हमें इतने एक्सपर्ट सुन रहे हैं, इतनी दुनिया सुन रही है। जो एक कमरे में डॉक्टर आपसे 3000 फीस लेके आपका बुखार का भी इलाज कर रहा होता है, उसे पता होता है इस पेशेंट को मुझे कोई नहीं देख रहा। और हमारे साथ अक्सर होता है ऐसे, हमारे पेशेंट के जो होते हैं गुर्दे खराब हो जाते हैं, डेंटिस्ट से कोई गलती हो जाती है, वो और पैसे ले लेके उसको पे कर रहा होता है। अगर किसी से बोटॉक्स ज्यादा फिलर हो गए हैं तो वो उसको अब रोल करने का खुद से करें ना। इनके ऊपर जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर है इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान में। मैं कसम खा के कह सकता हूँ उन तमाम लोगों की जो इस दुनिया से चले गए। मुझे आपकी बात हल्की हल्की कहीं कहीं समझ आई है मुझे जेन्युइनली। और आई थिंक हमारी लाइन के अंदर प्रॉब्लम था। किसी को समझ क्या कहा इन्होंने? मुझे समझ आया कि 3000 फीस लेते हैं डॉक्टर्स, फीस ज़्यादा लेते हैं। ओके सफिया, थैंक यू सो मच। मुझे जेन्युइनली आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब आ रही थी आवाज़, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि आप क्या कह रही हैं। फीस ज़्यादा लेते हैं? वो डॉक्टर्स को भी तो बिजली का बिल देना होता है ना आगे, मतलब उनका नहीं, लेकिन हम ही से लेंगे डॉक्टर बिजली का बिल जो है, मतलब ये भी सही बात है, ये भी अच्छी बात है। वैसे मैं सफिया के साथ एग्री करता हूँ। महंगाई का जो एलिमेंट है ना, तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ पे जाके चेकअप करा सकते हैं। वही कंसल्टेंट जो शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, 3000-4000 फीस है, और वही डॉक्टर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको थोड़ी लंबी लाइन होगी, रश होगा, लेकिन थोड़ी लंबी लाइन नहीं होती, थोड़ी लंबी लाइन नहीं होती। एक तो मतलब पता देखिए, आप मुझे देख लीजिए, प्रिविलेज लोग, हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो प्रिविलेज लोग हैं, ठीक है जी। आप भी वहाँ इलाज करवाने नहीं जाती, करने जाती। हाँ, जब आप किसी गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं, आई एम रियली सॉरी, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा आप कह रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मैंने बिल्लियाँ बिस्तरों पे सोते हुए देखी हैं।
बच्चों के साथ, नो मौलूद बच्चों के आप साथ। सही कह रहे हैं, नहीं लेकिन मैम, आप- मुझे बात खत्म करने दें मैम प्लीज, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है मैम, वो पूरे दिन की प्लानिंग होती है। एक 5 मिनट का चेकअप जो होता है, लाइन कोई ये थोड़ी होती है कि 1 घंटे में खत्म हो जाती है। लाइन तो 6 घंटे के बाद खत्म होती है। और फिर मैं माजरत के साथ में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिस जिल्लत का सामना करना पड़ता है आपको, दैट्स जस्ट कंप्लीटली डिफरेंट। देखें, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये इन डॉक्टर, मैं ये जेन्युइनली कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स और कमाल डॉक्टर्स हैं। आप सब के सब किसी भी जहाँ पर काम करें, मेरे ख्याल में जितने एम्पैथेटिक आप लोग होते हैं ना, कमी मैंने देखा है वाकई। मेरे अपने दोस्त हैं डॉक्टर ज़ाहिर, मैं उनका कहता हूँ, वो ये NICVD के इंचार्ज हैं, यू नो डॉक्टर ज़ाहिर। और मैंने उन्हें जब किसी को भेजा है, उन्होंने सबसे, वो दिन और रात काम करते हैं, तो हैट्स ऑफ टू ऑल माय डॉक्टर्स। लेकिन डॉक्टर्स के पीछे जो मशीनरी काम कर रही है, जो हमारे मुल्क के अरबाब इक़्तिदार हैं, खुदा का वास्ता गवर्नमेंट, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे लोग सेहतमंद रहें, तो वो तो अपनी हिफाजत करेंगे। आप ऐसे इदारे भी बनाएं जहाँ पर उनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। वहाँ तो बेड नहीं मिलता। लोग, आपको मुझे पता है किस लिए कॉल करते हैं? हम बिल्कुल अरेंज करते हैं, हम जी बेड अरेंज करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स की कैपेसिटी जो है ना, वो लिमिटेड है। मुझे पता है कौन सी कॉल्स आती हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, वो दे दें। वेंट चाहिए, वेंट नहीं मिल रहा। आई मीन आई एम रियली सॉरी। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दे नीड वर्क। ब्रेक जी। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। याद है दूसरा याद है? वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। माइक उठा लीजिए अपना। ऑलराइट, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जी। नहीं मैं नहीं कह रही हूँ। डॉक्टर साहब, जी। खैर है? जी। ऑलराइट, वेरी नाइस। हाँ, एक कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम आयशा। आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आयशा, कोई सवाल है आपका? जी सवाल है कोई सेहत से? जी सवाल है। हाँ। तो मेरे ना बच्चे हैं, उनको भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, पेट में दर्द, और मैंने अपने ना वेट के बारे में पूछना है। मेरा पेट बहुत बढ़ा हुआ है और वेट कम करने के बारे में पूछना। अच्छा, एक मिनट, डॉक्टर साहब। जी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सिनेरियो है। पहले हम बच्चों के पीछे भागते हैं कि वो खाना नहीं खाते, फिर हम उनको इतना खिलाते हैं, माएँ इतना ठूसती हैं, वो बड़े होके उनको आदत हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं और फिर वो मोटे हो जाते हैं। एक तो ये एक प्रोसेस है जो कि हमें देखना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा एक्टिव है, पहले उनसे पूछ तो लें वजह क्या है। हाँ, अच्छा, बच्चा एक्टिव है, ठीक है, बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है, सही है, अगर इनका, और वो सारी चीज़ें, खेल कूद, नींद वगैरह सब टाइम पे ले रहा है, तो वो जितना खा रहा है उसके लिए इनफ है। अच्छा आयशा, कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, और कितने बड़े हैं वो? एक मेरा 12 साल का है, एक 7 साल का है, 7 साल की है, और एक 5 साल का है। 4 हो गई है। 12, 7 और 5। 5 और 5। ओके, अच्छा, और इसमें से खाना कौन कम खाता है? सबसे कम खाना कौन खाता है? सबसे
जो 12 साल का है वो, और जो 5 साल का है वो। अच्छा ओके। देखिए जो टीन एज आ रही होती है ना, 12 के बाद 13-14, तो वो मूडी होते हैं बच्चे, ठीक है। तो एक तो ये कि हमारे बच्चों को जंक फूड ज़्यादा पसंद होता है, आदतें पड़ जाती हैं, तो जब माएँ घर में खाना बनाती हैं तो वो खाना नहीं खाते। अगेन मेरा वही बात है कि अगर वो एक्टिव है, पढ़ाई में अच्छा है, नींद सही आ रही है, कहीं कोई दर्द नहीं है, अनीमिया नहीं है, मतलब खून की कमी नहीं है, तो आई थिंक कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 5 साल वाला भी जो हम छोटे होते हैं उनको ज़्यादा पैम्पर कर रहे होते हैं, तो ये देख लें कि कहीं पेट में दर्द हो, पेट में कीड़े ना हो, ठीक है, अनीमिक ना हो, लेकिन थक ना रहा हो। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है ना, जाना जरूर। अगर बच्चा थक रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, खेल नहीं पा रहा है, तो दिस इज द साइन कि आपको अनीमिया हो सकता है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी इनके हो वेट का भी इशू है, जरा वेट का इशू बता दें आयशा। जी जी, वेट में बताता है मेरा, और पेट का ना, पेट भरा हुआ मेरा। जी अच्छा। अच्छा, आप एक्सरसाइज करती हैं या आप वॉक करती हैं? नहीं, वॉक करती हूँ मैं। हाँ जी। एक्सरसाइज नहीं करती, वॉक करती हूँ मैं। कितनी वॉक करती हैं? यही आधा घंटा, 20 मिनट। गुड, वेरी गुड। और खाने में आप कुछ कंट्रोल करती हैं? जी जी, खाना तो मैं खा ही नहीं, कुछ मेरी तबीयत खराब हुई है, उसकी वजह से मैं खाना खा ही नहीं रही, फिर ना आर्टिक तेज हो जाती है। आपके घर में किसी को शुगर या थायराइड का मसला तो नहीं है, या आपने कभी चेक करवाया? जी, मेरी सास को शुगर है। नहीं, सास आपके रिश्तेदार हैं? शुगर लगने वाली बीमारी तो है रिश्तेदार। ओके। और आपने अपने आप को चेक कराया, लाइक आपको थायराइड का मसला, शुगर का मसला, कोई हार्मोन का मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे हार्मोन का मसला है, 2-3 माह बाद आते हैं मुझे। हाँ, तो देखें, दिस सिग्निफाइज कि आपको कोई हार्मोनल मसला है, तो एक तो आप डॉक्टर के पास जाएं, दूसरा अपनी डाइट बेहतर करें। मैं इसका आंसर आई थिंक फ़ोन के ऊपर दूं या वैसे ही मैं आप दे सकती हैं, फोन पे भी दे सकते हैं। देखिए, डाइट आप अपनी बेहतर करें। सबसे पहले कि हम सुबह का नाश्ता अच्छा नहीं करते, सुबह का नाश्ता सबसे अच्छा, उसके बाद दोपहर का खाना उससे कम, और रात का खाना सबसे कम खाना चाहिए। पहली बात तो ये, खाना खा के फ़ौरन सोना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जंक फूड का इस्तेमाल है और वाइट चीज़ों का इस्तेमाल है, जैसे कि तेल में डूबी हुई चीज़ें और जो बेकरी की चीज़ें होती हैं, मैदे वाली चीज़ें, उसका इस्तेमाल ना करें, आलू का इस्तेमाल ना करें, चीनी का इस्तेमाल ना करें। घर में पकी हुई सादा खाना खाएं, वॉक करें, और कितने मिनट की वॉक होनी चाहिए? एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक, ये मिनिमम है, 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक। तो ये, और अगर आप इससे एक्सीड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और देखिए, हम जो खा रहे होते हैं ना, उतना हम स्पेंड नहीं कर रहे होते। औरतें ये समझती हैं कि हम घर में काम कर रहे हैं और वो एनफ है। घर में काम करना एनफ नहीं होता, वो अपने आप को थका रही होती है, वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रही होती। चलें आयशा, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपके जो मसाइल हैं उनका थोड़ा सा आपको जवाब मिला होगा, लेकिन फिर भी आई रिकमेंड कि आप जाएं। आप लाहौर में हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स लाहौर के अंदर मौजूद हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज यहाँ पर जितने लोग बता रहे हैं ना आपको, वो आपको टिप्स तो दे सकते हैं, आपको गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जानते नहीं कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप किसी डॉक्टर को से ज़रूर जाके मशवरा करें। सर, वेट लॉस के लिए और क्या किया जा सकता है शाह साहब? देखें, सबसे पहले तो अभी डॉक्टर साहबा ने जो बताया कि इनको खाने पीने पे थोड़ा म्याना रवि रखनी चाहिए, और वॉक करें। 1 मिनट में 62 कदम हो, आधा घंटा या 45 मिनट वॉक करें। और इसके साथ एक 3 जड़ी बूटियां मैं बता रहा हूँ, ये इनके हार्मोनल इश्यूज़ को भी बेहतर कर देंगी और साथ में वेट को भी कम देंगी। आपने लेना है लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, और ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, इसका कहवा बन जाएगा। 1 टाइम रोज़ाना किसी भी वक्त इस्तेमाल करें, ये पीना आपने, और ये कंटिन्यू आपने कुछ अरसा यूज़ करना। आप देखिएगा हर वीक में 5 दिन में 6 दिन में 1 किलो वजन कम होता है। रियली? इंशाल्लाह। ये दोबारा से आके बताइएगा, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक वापस आते हैं तो दोबारा से बताइएगा कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 जड़ी बूटियाँ बताई हैं। अभी आपको बताते हैं कि 3 जड़ी बूटियाँ किस तरह से इस्तेमाल करनी है, थोड़ा सा तफसील के साथ ब्रेक के बाद। And welcome back, and I am with my whole team here. और आज जो हम बना रहे हैं वो फ्यूजन थाई क्रीमी चिकन बना रहे हैं, and I think let's see how it's going to be. If you guys like it, it's good. If you don't like it, you're not tasting it. लेकिन प्लीज़ आप अपनी रेसिपी में हर चीज़ अपने मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैं कुछ भी कर लेता हूँ, इसलिए सभी चल जाता है, बट लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम ज़रूरी नहीं कि इसके बारे में बात करें, हम बात कोई भी कर सकते हैं। खाना कितना हेल्दी होना चाहिए जी? कौन इसको लेना चाहता है? खाना कितना हेल्दी? खाना हेल्दी ही होना चाहिए। और हमारे यहाँ आपको लगता है खाना हेल्दी होता है?
नहीं, हमारे यहाँ खाना हेल्दी नहीं होता, चाहे घर का बना हुआ हो चाहे बाहर का खाना हो। देखिए बाहर का तो बाहर भी हेल्दी मिलता है, पर आपको आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं आजकल। वी कैन हैव हेल्दी फूड, लेकिन अफसोस की बात है कि हम ज़्यादातर जो नॉन हेल्दी चीज़ें हैं ना उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। और जो हम घर में भी खाना बनाते हैं उसमें तेल और तरी इतनी तैर रही होती है कि वो अनहेल्दी हो जाती क्या तैर रही होती है? तेल 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 और तरी। तो आप बटर यूज कर सकते हैं, बटर यूज नहीं कर सकते? बटर नहीं मैं ये कहती हूँ कि अगर ऑलिव ऑयल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल। मैं बोलता हूँ आप जिम में 3 घंटे और लगा लें, लेकिन आपको खाना वो चाहिए जो आपको अच्छा लगे। मैं बड़ा कंफर्ट फूड बनाता हूँ, आज भी एग्री नहीं करेंगे। नहीं, मैं एग्री नहीं करता, मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं एग्री करता। मुझे लगता है अब यार एक जिंदगी में इतना पागलों की तरह काम करता हूँ, 22-22 घंटे काम कर रहे हैं आप, और अगर खाना भी ढंग का ना मिले, मुझे नहीं खाने ये जो पौधे वौधे होते हैं ना। नहीं, अगर हम इसी खाने को हेल्दी तरीके से बना लें, ठीक है, बिरयानी भी हेल्दी तरीके से बन सकती है। पहली बात तो ये बिरयानी अब किसी भी तरीके से बनाए मैं खाऊंगा ही नहीं, बिकॉज बिरयानी एक इंतहाई बद तहजीब फूड है। I don't like biryani. I like pulao with kebab with red chutney. Pulao is really good. Biryani बहुत अजीब, it's everywhere. अजीब सी लगती है। Okay, if we discuss about पुलाव भी हेल्दी तरीके से बन सकता है। कैसे? देखिए अगर आप उसमें आलू हटा दें, ठीक है, आप उसमें घी ना डालें, आप अच्छा कोई ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको बता सकता हूँ लाइफ की सारी मुश्किल हल हो सकती हैं। पूछिए कैसे? मर जाए? हाँ, that's it. You gone. That's it. अच्छा जी, मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ। इसमें पोर्शन कंट्रोल जी, आप सही कह रही हैं। खाएं और पोर्शन कंट्रोल रखें। और सबसे बड़ी बात है कि रात के वक्त हम ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग जो घर का खाना पकता है, जो मर्द हजरात आते हैं वो सब रात के वक्त आते हैं, और फिर वो जब रात के वक्त आते हैं तो ख़वातीन बड़ा सा दस्तरखान बिछाती हैं, जब आता है बंदा तो वो सबसे ज़्यादा जो वो होता है ना खाना रिच जो होता है वो मैं पाकिस्तान में नहीं रहता क्या? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। डोंट यू एग्री विद दिस कि हमारे यहाँ रात का खाना सबसे ज्यादा रिच खाया जाता है, फिर सो जाते हैं। शादीशुदा लोगों से पूछते हैं। सुबह का नाश्ता भी काफी हैवी होता है, बहुत सारे घरों में। मिर्जा एक कॉल ले लीजिए पहले, आप एक कॉल ले लीजिए। हाँ मैं ले लूँ? हाँ आप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रहा है? जी मैं महनाज बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? महनाज बात कर रही हूँ। अच्छा, महनाज कोई सवाल पूछना चाहेंगी आप हमारे होस्ट से? नहीं, होस्ट से नहीं, डॉक्टर से। अच्छा, आपकी आवाज बात करनी थी। आपकी आवाज नहीं आ रही महनाज, बताइए। किसी अलग आप मुस्कुराता रहती है, मेरे हकीम शालिद से बात करनी। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, आई थिंक लाइन में थोड़ा सा इशू है। महनाज की बात सुन लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, मैंने इसमें टोमेटोज जो हैं वो डाल दिए हैं। आप मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करता, बिकॉज मुझे प्याज का नेचुरल फ्लेवर जो है वो चाहिए होता है। तो और आप याद रखिए, जब आप इसको सिमर पे पकाएंगे तो इट बिकम्स रियली 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 गुड। और ये पहली मरतबा है कि थाई हांडी जो है वो मिट्टी के बर्तन में बन रही है। तो अच्छा, और मैं आई यूज़ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, आई यूज़ अ लॉट ऑफ चिलीज़। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिली इस्तेमाल करें, मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। मैं तो बेतहाशा मिर्चें जो हैं वो इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज मुझे आई लव स्पाइसी फूड। एक ज़माना था मैं बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाता था, और अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। दिस इज़ रियली 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 गुड। अच्छा, इसके साथ साथ प्लीज़ एक बात याद रखिएगा, अगैन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं ये जो मिर्चें हैं पिसी हुई वो डाल रहा हूँ, और मैं अपने तौर पे डाल रहा हूँ। किसी को इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट योर सेल्फ, जैसे आपको लगता है कि आपको करना है आप वो फॉलो कर लीजिए, आप उसको बना लीजिए। नमक मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा, बिकॉज इसके अंदर हम सोया यूज़ करेंगे, विच आई डोंट सी है। सोया किधर है? सोया चाहिए मुझे। ऑलराइट जी, नमक मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी हम सोया जो है वो डालेंगे, तो और सोया का अपना उसके अंदर नमक जो होता है वो शामिल होता है। ऑलराइट जी, अब इसके अंदर बिल्कुल एंड के अंदर मैं डालता हूँ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, और गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट मैंने डाल दिया। आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाइएगा, लेट मी गेट दिस सोया। आप लोगों में घर में खाना कौन बनाता है? कौन कौन बनाता है? रादर मैं बनाती हूँ। आप बनाती हैं? आप बनाती हैं? आप बनाती हैं? क्या बनाती हैं आप सबसे अच्छा? जो आपको बुरा लगता है। मुझे बुरी नहीं लगती, just I don't prefer to eat बिरयानी। लेकिन बहुत अच्छी बनाते हैं हम लोग, तह वाली मजेदार किस्म की। हाँ, तह वाली भी बनाते हैं,
शाही टुकड़े, आलू के पराठे, आलू के पराठे एंड तह वाली बिरयानी। तह वाली बिरयानी सभी कुछ बना लेते हैं। थैंक यू। अच्छा, तह वाली बिरयानी बनाती हैं तो दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा जी, अब इसके बाद यस थाई चिलीज मत खाइएगा। मुझे ना ये कमेंट्री बड़ी अजीब लगती है ना, यहाँ खड़े होकर ओह माय गॉड इसका अब तो मिलेगा नहीं। मैं नाश्ता नहीं करके आई। बिल्कुल नहीं मिलेगा ना, पठान के होटल से लेके आओ जी, मैं अपनी कोई चीज़ नहीं दे रहा। ये तो बिल्कुल ये होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये मतलब। अच्छा जी, इसके बाद आई एम गोना ऐड चिकन टू इट। और ये बात याद रखिएगा कि चिकन को धोना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। सॉरी जी, एक मेरी हेल्प कर देंगे आप प्लीज़, उसको उधर रख दीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें मैं थोड़ा सा इसको वो कर लूँ, फ्राई कर लूँ थोड़ा सा, एंड देन हाँ भून लूँ, मतलब वही। और इसके बाद आपको लगेगा कि इसके बाद थोड़ा सा हम इसके सोया डालेंगे, और सोया के बाद क्रीम डालेंगे, एंड थोड़ी सी ये साबुत वाली मिर्चें, एंड वो डन। और उसके बाद भिंडी बनाएंगे, एंड भिंडी इज़ जस्ट लाइक 10 मिनट बन जाती है। आई डोंट नो, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये शो कुकिंग का है, कुकिंग का नहीं है, बट वन ऑफ दीज डेज आई एम गोना ओपन अ रेस्टोरेंट। मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं ना एक रेस्टोरेंट खोलूँ, सीरियसली, एंड आई एम गोना डू दैट। पता नहीं क्यों इन दिनों मुझे लगता है कि खाना बनाते वक्त ना मुझे बड़ी खुशी होती है, शायद उसका ताल्लुक अंदर से। हाँ। लेकिन साहिब भाई, मैं आपके हाथ का तकरीबन 4-5 बार यहाँ आके खाना खा चुका हूँ, तो आपको अब रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये जो थाई क्रीमी चिकन है, ये तो ये होनी चाहिए उसमें। ये थाई क्रीमी चिकन होनी चाहिए। हाँ, ये मैंने अभी आपसे पहले भी खाई है। अभी आप खा के बताइएगा ना। मैंने खाई है पहले खाई आपने? आपके हाथ से। हाँ ओके, हाँ, खाई है। नहीं मेरे हाथ से खाई, मेरे हाथ की सॉरी मुझे वायरल मत कीजिए, खुदा का वास्ता, बहन है मेरी आप बेटा, बस मुझे कोई वायरल होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के लिए भी। सब अपने अपने घर में बहुत खुश रहे और दूर रहे मुझसे, जितना भी हो सकता है। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो निभाए भाई। हाथ से पकी हुई। जी जी, हाथ से पकी हुई। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको पता नहीं मैं साहिल लोधी हूँ, तो वो अचानक से उन्हें याद आएगा, अच्छा ये लगा देते ना, तो फिर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो या आई थिंक इट्स गुड। मुझे लगता है कि थाई चिकन वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। हम इसके अंदर सिर्फ अपना फ्यूजन, अपने मसाले थोड़े से ऐड कर लेते हैं, तो दैट्स वाई। तो ये देसी थाई कड़ी है? नहीं, फ्यूजन है, देसी तो क्या होगा, मट्टी की उसमें है और अपने मसाले कुछ। अगेन फ्यूजन। जी, फ्यूजन, फ्यूजन ना। आप यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग। मुझे याद है कि जब मैं हांगकांग गया तो पहली मर्तबा मैंने हांगकांग का खाना खाया, हांगकांग के अंदर, तो मुझे लगा कि बाकी जो मैंने बाहर खाया है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। If you go to China, the Chinese that we eat is completely different than Chinese. China का Chinese fried rice बिल्कुल हमारे Chinese fried rice जैसा नहीं। क्या कह रही हैं? The Thai food हाँ. is actually different. हाँ, डिफरेंट होता है बिल्कुल। अब आई थिंक थोड़ी सी समझ आ गई है, अब हम करने लगे हैं। मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि हमने प्रॉपर चाइनीज़ खाया है या प्रॉपर वो किया है, तो वो थोड़ा सा इसी तरह से होता है। शाह साहब, आप बनाते हैं कोई खाना? नहीं, मैं कभी बनाया नहीं है। माइक है? मैंने कभी बनाया नहीं है। हाँ हाँ मैंने कभी बनाया नहीं है, खाया है। अच्छा, ये मुझे बताइए, वेट लॉस के कोई हैक्स दीजिए। आपको पता है कोई ऐसा टोटका पता है वेट लॉस का? इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो अच्छा है, उससे निकल जाता है, वेट कम हो जाता है। मतलब आप तो काम करती हैं, आपको तो वेट मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, तो क्या करती हैं? अब मुझे ये मत कहिएगा देसी टोटके। सीरियसली देसी टोटके क्या आपको अच्छा बताएं, क्या करती होंगी ये बताएं? जिम जाते हैं, जिम जाने का कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता, बच्चे की समर वेकेशन हुई हुई है, आपको क्या पता जिंदगी में कितने सारे मसाइल हैं, उसको छोड़ने का टाइम नहीं मिलता। फिर ये मसला होता है कि वो टाइमिंग सूट नहीं करती तो हम वहाँ नहीं जा पाते। फिर 9:30 बजे हमें शूट की गाड़ी में बैठना होता है, 11:30 बजे तक हम घर वापस आते हैं। तो किस वक्त में मैं जिम जाऊँगी, बताएं मुझे नहीं पता, मैं नहीं रहता। किस वक्त जाएंगे? फिर घरेलू टोटका ही हुआ ना, फिर घरेलू टोटका। ओके, तो मैं बस सुबह निहार मुँह ये होता है, गर्म पानी के अंदर जो है बॉईल करके मैं मेथी दाना, कलौंजी। आई रियली लाइक यू यार, कमाल है यार। मतलब जितने बता रही है ना, आपके हस्बैंड कितने खुश होते होंगे यार। उनका कोई खर्चा ही नहीं है, क्या ले आओ, 1 किलो मेथी ले आओ, 2 साल काम आ जाएगी। नहीं, छोटा सा पैकेट 50 रुपए का, बहुत सारा मेथी दाना किलो नहीं होता, ये सूखा मेथी दाना है, मेथी के पत्ते नहीं है। अच्छा, मेथी दाना। और पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो ठीक है, वो मैं आप लोगों की चीज़ से इख्तलाफ नहीं करूँगी, काम है आप लोगों का,
लेकिन हर कोई ये बोटॉक्स फिलर चीज़ें ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर घरेलू टोटके के टमाटर का रस भी लगा लेते हैं हम लोग, आलू भी आँखों पे रख लेते हैं, खीरे भी लगा लेते हैं, चावल के आटे को दूध में मिला के शहद डाल के अगर आपको अपनी स्किन टाइट चाहिए तो ठीक है। अंडे वाले ये बात भी सही थी, लेकिन वो 22 रुपए का है, तो ऐसा होता है कि आप चावल का आटा लें, शहद और दूध डालें और फेस पे लगाएं तो बहुत सारी आप झुर्रियों और झाइयों से बच जाते हैं। जैसे है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। देखा? और कोरियन चाइनीज Of course सब लगाते हैं, मैं लगाता हूँ, of राइस course, वाटर, of course. फ्लैक्स सीड्स, जी वो भी और वही बहुत- राइस बहुत वाटर से अगर आप अपने बाल धो लेते हैं, जो आप चावल का पानी उबाल रहे होते हैं उसको ठंडा करके आप उससे बाल धो लें, जो कि मैं धोती हूँ, ये फिर अगेन घरेलू टोटका, तो आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। और जी टाइम इज टू ऐड आवर क्रीम टू इट। अब ये हम क्रीम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और उसके बाद आई एम गोना यूज़ माय सोया सॉस एंड उसके बाद फाइनल मिर्चें एंड देन विल बी डन। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा अभी आपके सामने और इसके बाद हम इसको सिमर पे रखेंगे और इसको इसी की हीट के अंदर पकाएंगे। अच्छा, मैंने जब से ये मिट्टी की हांडी में पकाना शुरू किया है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। वैसे तो दूसरी जगह भी आप पका सकते हैं, इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट टू मी आई थिंक बस इसका एक नुकसान होता है, जो हीट आ रही होती है वो आपके हाथों पे लग रही होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र वगैरह अपने हाथ धोने क्लीन कर लेंगे, सैनिटाइज़र वगैरह लगाने से परहेज़ कीजिएगा। ऐसी चीज़ जो फ्लेमेबल है वो लेके आप यहाँ पर ना आएँ, ठीक है जी। और आपको इससे पहले अपने हाथ भी क्लीन करने हैं। सी चेंज हो रहा है ये। आप नेक्स्ट टाइम वुडन स्पून यूज़ करेंगे तो और मज़ा आएगा आपको। या वो वुडन स्पून से मैंने किया है इस्तेमाल, पर मुझे आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल। बट आप ठीक कह रही हैं, आई एम श्योर कि वुडन स्पून से बहुत अच्छा होता होगा, बट मैंने पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता उसको। जस्ट एक चम्मच जो आपके हाथ पे जम जाए ना, फिर आप उसी को इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट जी, सो आई एम गोना पोर इट इन हमारा ये जो है सोया एंड वी आर डन ऑलमोस्ट। इसके लिए भी हैं एंड वी आर डन। यहाँ से ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो गई। अब इसको मैं ढक दूंगा और बिल्कुल सिमर पे हम चले जाएंगे, बिल्कुल सिमर पे चले जाएंगे और इसको इसी के जूस के अंदर हम पकने देंगे एंड इट्स गोइंग टू टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स। इस दौरान मैं ये भिंडियाँ बना रहा हूँ, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है और मैं यहीं पर खड़े खड़े बनाऊंगा। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगा, बटर डालूंगा, उसके अंदर भिंडी डालूंगा और ये तमाम चीज़ें डाल के इसको ढक दूंगा। याद रखिए भिंडियों को आपने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, भूनेंगे तो वो जो उसकी क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो। हाँ हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के
न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब आपने गा लिया गाना। माइक ले लीजिए, अपना माइक ले सबने कान बंद कर लिए होंगे। नहीं, किसी ने भी कान बंद नहीं किया, मतलब इट्स रियली गुड, आपने बहुत अच्छा गाया। अच्छा, हाँ, थैंक हाँ। यू। अच्छा ये बताइए, थोड़ी सी डायबिटीज़ के बारे में बात कर लें, बिकॉज अक्सर लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं। अब तो क्या वजह क्या है, पाकिस्तान में इतनी प्रेवलेंट क्यों हो गई है ये? यस, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है डायबिटीज़ में, और अगर हम स्टैट्स की बात करें ना तो ये अगले आज से 10 साल के बाद खुदा ना खास्ता पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो हर 4 तीसरे नंबर पे दुनिया भर में, तो हर 4 में से 1 अफराद को प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है हमारे यहाँ। 4 में से 1, यानी हम जो बैठे हुए हैं हर 4 में से 1 अफराद को डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है, खुदा ना खास्ता। तो शुगर के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि चीनी ज़्यादा हो जाती है, क्या होता है? नहीं, देखिए शुगर का मसला ये है कि एक तो जो हमारी बॉडी से पैनक्रियास से इंसुलिन निकलती है वो कम हो जाती है और काम सही नहीं करती। वजूहात क्या होती है? वजूहात, अब एक नया वर्ड आया है डायबेसिटी, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। सबसे ज़्यादा जो लिंक्ड है हमारे पाकिस्तान में वो ओबेसिटी यानी मोटापा, ठीक है, और सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठे रहने वाला काम, सही है, और फूड, ये 3 चीजें। खाना और मोटापा साथ साथ चलता है और उसकी वजह से आपको शुगर हो सकती है। हाँ, डायबेसिटी, दिस इज द न्यू वर्ड। हाँ ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को कहूँगी जिनके अब अच्छा ये मैं स्टैट्स बता रही हूँ 18 साल से ऊपर, ये 40 और 50 साल के लोगों की बात नहीं कर रही। 18 साल से ऊपर हर 4 में से 1 अफराद को प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है। अच्छा, GDM जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, मतलब हमल के दौरान की डायबिटीज़। अब ख़वातीन समझती हैं कि हमें हमल के दौरान की डायबिटीज़ हुई, ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। अब जिनको हुई है उनको सालाना चेकअप ज़रूर कराना है, क्योंकि उनको चांसेस है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है शुगर है, आपको हो गई है अब शुगर, उसके बाद अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी किसी तरह से इंसुलिन पे ना जाया जाए, हम कोई टैबलेट जो है वो खा लें, जबकि पूरी दुनिया का जो तरीका इलाज है, हो सकता है शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पूरी दुनिया में यह राइज है कि जब आपको हो जाती है तो इंसुलिन सबसे बेहतर होता है, आपका इंजेक्शन सबसे बेहतर होता है, और हमारे यहाँ उसको बिल्कुल लास्ट स्टेज का समझा जाता है, टैबू समझा जाता है। लेकिन इट इज़ फॉर टाइप 1 की इंसुलिन मैंडेटरी होती है, टाइप 1 डायबिटीज। हम जो बात कर रहे हैं ना, या टाइप 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ लकीली ये है कि इंसुलिन ज़रूरी नहीं है, उसको छोड़ दें, ऐसे ही करके उसको छोड़ दीजिए, ढक दीजिए और बिल्कुल सिमर पे कर दें। हमारे यहाँ लकीली ये है कि इंसुलिन ज़रूरी नहीं है। पहले हम गोलियों पर रखते हैं मरीज़ को, इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन से लेवल पे पेशेंट को देख रहे हैं, HbA1c क्या है, किस शुगर के साथ आया है। अगर कोई 400 की शुगर पे आया है तो डेफिनेटली हमें इंसुलिन स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर कोई न्यूली डायग्नोज डायबिटिक है तो उसको आराम से हम गोलियों पर रख सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वॉक, एक्सरसाइज, परहेज, और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, किसी भी मेडिकल जर्नल को उठा के देखिए, अगर आप इंसुलिन पे आ गए तो ज़िंदगी का आखिर नहीं है ये, बल्कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी एक्चुअली बेहतर हो सकती है। हमारे यहाँ इशू ये होता है कि अगर आप इंजेक्शन पे आ जाएं, इंजेक्शन को हम लोग अवॉइड करते हैं। सबसे पहले तो एक डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मैं इंसुलिन पे आ गई हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। औरतें जो हैं वो हामला होती हैं और बच्चे की जान जाने का ख़तरा होता है, प्रेशियस बेबी होता है, इंसुलिन नहीं लगा रही होती कि इंसुलिन लगाएंगे टीका बच्चे के अंदर चला जाएगा। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, टीका बच्चे में नहीं जा रहा है, इट्स गोइंग योर स्किन में जा रहा है आपकी, लेकिन वो नहीं लगाती। अच्छा, जैसे अगर किसी को शुगर हो जाती है तो खाना कौन सा खाना चाहिए? किसी को फर्स्ट करें, हम हाई शुगर की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाई शुगर लेवल जिनके हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ मीठा छोड़ दें, सिर्फ मीठा छोड़ दें, सिर्फ मीठा, किसी भी किस्म का मीठा, किसी भी किस्म का मीठा, चाहे वो केक हो, पेस्ट्री हो, चाहे वो चाय में चीनी हो, फ्रूट हो, चाहे वो गुड़ हो। अच्छा, गुड़ और चीनी, लोग कहते हैं चीनी नहीं गुड़ खा लेते हैं, शहद खा लेते, मीठा यू हैव टू अवॉइड। अच्छा, ओके। अच्छा, फ्रूट्स में भी ना लिबरल होना चाहिए डॉक्टर्स को भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई शुगर्स है तो यस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट इंडेक्स ज़्यादा है। इन दोनों मैंगो आया हुआ है, हाँ, तो हाँ। अच्छा, अगर आपकी इंतहाई अनकंट्रोल्ड शुगर है, जैसे कि मैं अगर आम जबान में कहूँ 300-400 आ रही है, ऑब्वियसली अवॉइड मैंगो, केला, खजूर, ओके, ठीक है। खजूर अवॉइड करनी है, केला अवॉइड करना है, मैंगो अवॉइड करना है। लेकिन यस, अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है तो बड़ा अच्छा ये तरीका है कि आप उस वक्त का खाना छोड़ दें और एक आम खा लें, ठीक है। तो अवॉइड दैट मील एंड हैव अ मैंगो। ऑलराइट सर, आप बताइए क्या करना चाहिए शुगर के लिए, क्या कोई हल है? देखिए, एक होती है विरासत से शुगर, जो कि ख़ानदानी होती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। और दूसरा, अब शुगर हो गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आम इंसान जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है इस तरीके से आप गुजारिए। एक फल रोज़ाना खा सकते हैं, वो भी अपने शुगर को चेक करके।
दूसरी चीज़ ये है कि आप आजकल जामुन आए हुए हैं, आप जामुन का इस्तेमाल करें। जामुन जितना खा सकते हैं खाएं, ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगी और हाथ पाँव की जलन भी दूर करेगी और साथ में भूख को भी बेहतर कर देगी, क्योंकि इसमें आयरन भी पाया जाता है। और जो आपकी तो जामुन के खाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है? जी, इससे कंट्रोल होती है। और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है, ये नहीं है कि आप जामुन पे ही चलते जाएं, क्योंकि ये शुगर फ्री होती है। और दूसरा ये है कि वॉक करें, और साथ में ये है कि जो टेंशन, डिप्रेशन और ये बिस्यारखोरी करके आप बेड पे ही रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, ये हाइपरटेंशन होती है, इससे डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, इंशाल्लाह ताला आप अपनी ज़िंदगी आसान कर लेंगे आप। और साथ में ये है कि 3 जड़ी बूटियाँ आती हैं, जामुन की गुठली, गुड़मार बूटी और चंदन के पत्ते। ये 100-100 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है। इंशाल्लाह आप कुछ अरसे के बाद अपना HbA1c, फास्टिंग, रैंडम सब करवा के देखेंगे, आपको इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलता जाएगा। लेकिन साथ में डाइट ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात है मिर्ज़ा, आई वांट यू टू आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस। देखें, हम अपने पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप अपनी प्लीज़ शुगर मेंटेन किया कीजिए, कम से कम चेक करवा लिया कीजिए, स्ट्रिप्स ले लीजिए, एंड देन उनकी एक आर्गूमेंट होती है, और कभी कभी अक्सर वो जेन्युइन आर्गूमेंट होती है कि पैसे नहीं हैं एंड ऑल दैट। तो क्या करना क्या चाहिए, किस तरह से हम उनको फोर्स कर सकते हैं, कम से कम वो मेंटेन तो करें ना? हम खुद उनका ख्याल रख सकते हैं, यही हो सकता है, क्योंकि एक एज के बाद जो है ना पेरेंट्स अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, या मुझे लगता है जब हमारे अपने बच्चे होते हैं तो हम लोग अपना ख्याल ही रखना छोड़ देते हैं। हमारा सारा फोकस वहीं पे होता है कि बस इन पे खर्च करना है, हमें नहीं करना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर मार रही होती हैं, कभी ब्लड प्रेशर होता है, कभी हार्ट प्रॉब्लम होता है, कभी शुगर होता है। तो उसका आसान सा हल है कि आप खुद वो काम कर लें। अब फिर वही बात होगी, बजाय कि आप बैठ के इंस्टाग्राम पे वो मोहब्बत निछावर करके दुनिया को दिखा रहे होते, उसकी जगह आप घर में ये काम कर लें प्रैक्टिकली, तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। मोहब्बत निछावर करते हैं इंस्टाग्राम पे करते लोगों को दिखाने के लिए। मतलब मैं कल यही बात सोच रही थी कि मुझे मसला मेरा हल कर दीजिएगा यार। नहीं, पहले मैं अपनी बात सर प्लीज, मैं वो आप ही की बात कर रहा हूं। हाँ, बोलिए। मैं ये सोच रही थी कल देख के ना कि बहुत कम ऐसा होता है, मतलब अगर मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं है, कि हम लोग अपने अम्मी पापा को हक नहीं करते, या उनके पास बैठते नहीं है, या वो बात भी कर रहे होते हैं ना तो वी आर लाइक दिस। मतलब ये बदतहजीबी समझी जाती थी हमारे दौर में। हम 80s के बच्चे हैं तो 90s में जवान हुए थे, तो बदतहजीबी होती थी कि अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, या आपने देखा नहीं, या अगर पापा ने आवाज़ दी है तो आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मेरे बच्चा कल ना किसी बात पे यूं कर रहा था, तो मुझे इतना गुस्सा आया उसकी नॉडिंग देख के। मैंने कहा ये बुरी बात होती है, बैड मैनर्स है, जबकि अभी 5 साल का भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जब कोई आता है ना दिन के आप सेलिब्रेट करें, तो वो ज़बरदस्ती में लोग जाके ना पता नहीं क्यों अपने ऊपर बोझ बना के पिक्चर्स ले रहे हैं बड़ी बड़ी जगहों पे जाके, डिनर्स करवा। अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ये काम रोज़ नहीं कर सकते? उनको तो टाइम दे सकते हैं ना, उन्होंने आपको अपनी पूरी जिंदगी दी है। फैमिली में अगर स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाए ना तो आधी बीमारी खत्म हो जाए। उसकी वजह यही है ना कि सब बंद कमरों में, जो आता है वो अपने कमरे में चला जाता है। कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट। वो जो हगिंग वाली बात कही ना आपने, वो बिल्कुल सही की। कम्युनिकेशन के बाद जाती हूँ ना घर, तो मेरा कुछ भी मूड हो, शूट पे कुछ भी हुआ हो, तो बस ये होता है जब मेरा बेटा दरवाज़ा खोलता है ना, तो मुझे लगता है कि सब उड़ गया, क्योंकि उसको तो नहीं पता हम कहाँ से आ रहे हैं। ना हम उसे कह सकते कि तंग मत करना, हम थक के आए हैं। और शौहर को भी नहीं कह सकते दस्तरखान लगाना है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो आपको उनको खाना भी देना है। तो मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, कोई हाउस हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है। You don't have any house help? No. माशाल्लाह, वाओ। झाड़ू पोछा सफाई बर्तन सब कुछ हम दोनों मिलके करते हैं। Your husband as well? Yes. माशाल्लाह, माशाल्लाह। This is wonderful. हमारा वो वाले सीन नहीं है। अच्छा है वो वाला सीन। मैं क्यों करूं? वो वाले सीन खत्म होने चाहिए। आसपास के लोग अक्सर भड़काते, तुम बैठी हुई वो चाय बना रहा है। मैंने कहा जब मैं खाना बना रही थी, मैं कपड़े धो रही थी, तब किसी ने देखा कि क्या हो रहा है। अच्छा, जो इन्होंने आपने बात की डायबिटीज़ की, एडल्ट डायबिटीज़ की, आजकल हम बच्चों में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बच्चे हमारे पास, मुझे एक ब्रेक लेना, क्विक ब्रेक होती है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक होती है। जी आई नो, अल्लाह का शुक्र है। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
अच्छा है, हमने ब्रेक में सारा गा लिया था। दैट्स इट। ऐसे ही यूं ही ऐसे ही ब्रेक के अंदर सब लोग बात करते हैं, मैं और काशिफ गाने गाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस। खाना बन गया ना, तकरीबन हो गया, ऑलमोस्ट डन। जी सर, तो आप वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। सर जो आपने बताया था वो दोबारा से बता दें, कैसे बताओगे? जिनका भी वेट कम नहीं हो रहा हो, और चाहे वो मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैरिड अनमैरिड सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने लेना है मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, ऊंट कटारा भी 1 चाय वाली चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना 1 कप बनाकर पिएं। और कोशिश कीजिए, आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। और अगर वॉक करेंगे वो इजाफी खूबी होगी, और इंशाल्लाह ताला 5 से 7 दिन के अंदर 1 किलो वज़न कम होगा। इस तरीके से 5 से 7 दिन के अंदर 1 किलो वज़न 1 किलो वज़न कम होगा, और तकरीबन 1 महीने में 4-5 किलो वज़न आपका कम होगा इंशाल्लाह ताला। 1 महीने में 4-5 किलो वज़न कम करना है। 3 बूटियां हैं आपको वो और ये कैसे? 1 कप चाय बना के पीनी है? 1 कप चाय बना के दैट्स इट। खाने के बाद पीनी है, खाने से पहले बाद पहले किसी भी टाइम बनाकर। और ये बूटियां कहाँ से मिलेंगी? ये हर पंसार की दुकान पे मिल जाएंगी आपको, कोई महंगी चीज़ भी नहीं है ये। अच्छा, ये कितने में बन जाती है? ये तकरीबन अगर आप 1 महीने की भी बनाएंगे तो 100 रुपये भी बिल नहीं बनेगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को, प्लीज़ मेक श्योर कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। कभी कभी लोग बहुत डाइट करते हैं बट कुछ भी नहीं हो पाता, दे डोंट रिड्यूस। रीज़न इज़ बिकॉज अंदर इंटरनल उनके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आपको ज़रूर डॉक्टर से अपने मशवरा करना है और इसके बाद आपने किसी भी तरफ जाना है। अच्छा, समवन कम टू यू मिर्ज़ा, मुझे बताइएगा कि जब आपके बाल ऑब्वियसली बड़े मुतासर होते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टाइलिंग उन्हीं की हो रही होती है, चेहरे की हो रही होती है, तो बालों की हिफाजत के लिए आप क्या इस्तेमाल करती हैं? ऑयलिंग करती हूँ, जो कि अब कहा जाता है कि मिथ है, आपको ऑयल नहीं लगाना चाहिए, उस हमारे बालों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर ऑयलिंग करती हूँ अपने ऑफ जिस दिन होता है उस दिन। ये कौन अक्लमंद लोग कहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑयल नहीं लगाना, ऑयल लगाने नहीं चाहिए। आप लोगों ने भी कि ऑयल मत लगाया करें। कुछ जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी डैंड्रफ है स्कैल्प का, तो उसमें कहते हैं कि आप हाफ आवर से ज़्यादा ना लगाएं और ट्वाइस अ वीक ओनली। अदरवाइज़ तो आपको लगाना है, पर ओवरनाइट नहीं, 5 आवर्स आप लगाएं ट्वाइस अ वीक। 5 घंटे? बिल्कुल। देखा ना, ये आपने सही बात किया, 5 घंटे लगाएं, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अच्छा जी। और चावल का पानी लगाती हूँ बालों में। चावल का पानी। और कोई भी जो हीट प्रोडक्ट हम लोगों की होती है, जैसे हीट प्रोटेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो ज़रूर सबसे पहले लगा के और फिर मैं कोई ड्रायर वगैरह लगवाती हूँ बालों में। दैट्स अमेजिंग। इसलिए बच गए। ये हीट प्रोटेक्टेंट लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ख़ास तौर पे अगर आप ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो। अच्छा, जैसे जो ख़वातीन या मर्द बाहर धूप में निकलते हैं या चूल्हे के पास काम करते हैं, लाइट्स के अंदर, उनकी रंगत मुतासर हो जाती है, तो रंगत बेहतर करने के लिए क्या किया चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सन प्रोटेक्शन का रोल है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर का इन्वायरमेंट है, हर तरह की पोल्यूशन है, सनलाइट है, तो आपको सन प्रोटेक्शन करनी है। सन प्रोटेक्शन में सन ब्लॉक प्लस सन प्रोटेक्टिव मेजर्स दूसरे होते हैं, जैसे आपकी क्लोथिंग ऐसी हो, आपकी हैट लें या पी कैप वगैरह पहने। अम्ब्रेला ले सकते हैं, जो कि हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा है। तो सन नहीं होगी, लोग टकराएंगे आपस में, इतनी छतरियाँ हो जाएंगी। वो दुपट्टा कभी ठीक है, बाकी भी आप कैप पहन सकते हैं। सही बता रही हूँ, लड़ाइयाँ हो जाएंगी इस बात पे, किसी की आँख पे लग रही है तो हाइट लेवल। ये बात हमने नहीं सोची कि सन प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं। पूरी दुनिया में लोग छतरियां लेते हैं, हमारे यहाँ क्यों लड़ाइयाँ हो जाएंगी? हो जाएंगी ना भाई, हमारे पेशेंस कहाँ है लोगों में, बस में इतनी लड़ाई हो जाती है। छतरी से शुरू। अब आप सोचें बस में कोई खड़ा है अपनी छतरी लेके, वो कभी छतरी जा भी पाएगी? दुपट्टे से कर लें और लड़के कैप पहन लें। सन ग्लासेस भी काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली अपर चीक्स को, जो कि एक अगर उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी क्रीम्स आती हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी मर्ज़ी से अपने ओवर द काउंटर या अपने फार्मूला क्रीम्स और ये चीज़ें बिल्कुल यूज़ ना करें। उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स मर्करी होता है या स्टेरॉइड्स होते हैं, दैट शुड नॉट बी यूज्ड। लेकिन अगर कोई प्रॉपर आप डॉक्टर को दिखाकर आपको कोई क्रीम या कुछ और भी कई चीज़ें हैं जो आप अपनी रंगत बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सन प्रोटेक्शन है। अरसलान भाई, यहाँ भी देख लीजिएगा, मतलब ऐसे आपको कह रहा हूँ मैं, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब कभी कभी इस तरफ भी नज़र उठा लिया कीजिए। आप समझ तो गए होंगे मैंने क्या कहा।
ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ वो भी आप, ये हमारा इंटरनल जोक है, आपको नहीं पता, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पिगमेंटेशन जो हो जाती है उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं मेकअप के ज़रिए पिगमेंटेशन को कवर कर लिया जाए? अब बिल्कुल कंसीलर्स और फाउंडेशंस यूज़ होते हैं, या फिर हम करेक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं कि वो पिगमेंटेशन को हाइड कर दें, लेकिन ये टेम्प्रेरी इलाज Solution है। है। एग्जैक्टली, ये सोल्यूशन टेम्प्रेरी है, और आपको परमानेंट हल के लिए ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के पास से ही उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करवानी पड़ेगी। ओके, ऑलराइट। मैम आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइए कि वो लोग जो ये मिथ पे बिलीव करते हैं कि दांत कभी कभी साफ़ करने चाहिए और अक्सर नहीं भी करने चाहिए, दिन में कितनी मरतबा दांतों को? ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे। और ये कब कब होना चाहिए? अगर आपने रात को बेड टाइम से पहले अगर आपने ब्रशिंग की है तो मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें। ओके, ठीक है, क्योंकि आपने रात से जो आपका टाइम ड्यूरेशन है आपने कुछ उसमें इनटेक नहीं किया है, तो आप मॉर्निंग में सिर्फ रिंस करके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये मैं करने लगा हूं। अब मैंने बहुत पहले ये होता था कि मैं सबसे पहले सुबह उठते ही ब्रश आप 2 ही मरतबा करते हैं, रात को सोने से पहले करते हैं, ऑब्वियसली सुबह उठ के फ़ौरन करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं चिया सीड्स जो हैं वो पीता हूं, फिर उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, बिकॉज दैट्स माय ब्रेकफास्ट। मेरा ब्रेकफास्ट टुकड़ों में होता है, शुरू में 1 गिलास चिया सीड्स का होता है और यहाँ पर मैं दही और ग्रेनोला जो है वो लेता हूँ। तो चिया सीड्स के बाद मैं टूथब्रश करता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इसकी साइंस क्या है, आपको 2 मरतबा करना है। अब ये साइंस आपको डॉक्टर साहब बताएंगे कि इसकी एक बाकायदा साइंस है कि क्यों ज़रूरी है कि आप जब पहला ब्रेकफास्ट कर लें सुबह का तो उसके बाद ब्रश करें, और रात को सोने से पहले उसके बाद आप कुछ नहीं ले सकते, कुछ नहीं खा सकते अदर देन वाटर। प्लीज़ ये बता दीजिएगा क्या है इसकी साइंस, क्या है इसकी साइंस? ये है कि अगर आपने इवन कोई इनटेक भी नहीं किया इवन, तो स्टिल आपके मुंह में जो पेलिकल की लेयर होती है वो विद इन अ मिनट डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको ब्रशिंग की नीड है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़, अगर कहीं फूड इन्फेक्शन हुई हुई है, मुँह में कहीं खाना फंसा हुआ रह गया, अगर आपने ब्रश नहीं किया, दैट लीड्स टू कैरीज। ठीक है, कैविटीज़ फर्दर प्रोसीड करेंगी कैविटीज़ में। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपने उस पेरिकल की लेयर जो प्लाक है उसको रिमूव नहीं किया विद इन 12 आवर्स, ठीक है, तो 24 आवर्स के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है हार्ड कैलकुलस में, जो कि अब आप नॉर्मल ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम ये गुटखा सिगरेट वगैरह जो हम पीते हैं, क्या इससे मुंह के कैंसर डेवलप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, होते हैं। ये मेन कॉजेज हैं। ये मेन कॉजेज हैं जी। तो वो तमाम लोग जो गुटखा खाते हैं, वो तमाम लोग जो मेनपुरी खाते हैं, वो तमाम लोग जो खुदा का वास्ता। अच्छा, जिंजिवाइटिस जिसमें मसूड़ों में से खून निकलना है, इसको कितना क्या इग्नोर किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इग्नोर नहीं किया जा सकता। वजह? इट लीड्स टू पेरिडोनाइटिस। पेरियो वो कंडीशन होती है जब आपके दांत में मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिंजिवाइटिस मतलब दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। जिंजिवाइटिस लीड्स टू दैट पेरिडोंटल डिजीज। ठीक है, पेरिडोंटल लिगामेंट्स जो हमारे दांत को बोन के अंदर होल्ड करके रखते हैं, तो जब जिंजिवाइटिस होता है तो वो अगर आपने उसको ट्रीट नहीं करवाया, उसके लिए जस्ट आपको स्केलिंग की नीड होती है। जो प्लाक फॉर्मेशन हो गई है, जो कैलकुलस डेवलप हो गया है, उसको आपने रिमूव करवाना होता है। खून आना आपका बंद हो सकता है अगर आप हर 6 महीने के बाद स्केलिंग करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बता दीजिएगा, अक्सर लोग होते हैं उनका कोई दांत निकल जाता है, वो अपना पूरा वतीरा बना लेते हैं कि नहीं जी मैंने लगवाना ही नहीं है, वो मैं तो मतलब क्यों लगवाऊँ, बस जो निकल गया निकल गया। नहीं, रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली नीड होती है। समटाइम ऐसा होता है कि आप फ़ौरन ना करवाएं, हम पैसे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप विद इन अ ईयर करवा लें। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंडीशंस में ऐसा क्या होता है कि दांत हमेशा हमारे मूवमेंट्स में होते हैं, दांत को जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगी, ठीक है, अगर एक दांत रिमूव हो गया है तो साइड के दांत टिल्ट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे दांत और हमारे पॉलिटिशियंस एक ही तरह के होते हैं, जहाँ जिसको स्पेस मिलती है वो फिट हो जाता है, वो फिट हो जाता है। तो और अपर वन या लोअर वन जहाँ पे मतलब अपोजिट आर्ट्स में जो दांत होगा वो सुप्राइरप होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उस दांत में भी सेंसिटिविटी स्टार्ट होगी। अब आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे अब आप जाके कहें कि अब मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो आप फिर पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, नाम मैं चाहता हूँ कि आप सब नाम रखें, तो लेट्स स्टार्ट कीजिए, कौन नाम रखेगा? आप क्या सोचते हैं क्या नाम हो सकता है हमारी पॉलिटिकल पार्टी का? अगर आप बनाए तो आप क्या पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखेंगे? अब वो 2-3 बेसिकली एक नाम बताएं, कोई एक नाम बताएं जिसमें सब लोग आ जाएं। एक नाम बताएं पॉलिटिकल पार्टी का। स्क्वाड या अल्लाह ताला खैर करे, बंदा फॉर्म नहीं भर सकेगा, स्क्वाड कहाँ जा रहा है स्क्वाड? अजीब सा नाम आ रहा है वैसे मेरे में। क्या? फ्यूजन। फ्यूजन? ओके, फ्यूजन पार्टी। म्यूजिक के नंबर्स लग रहे हैं स्क्वाड में। मुझे कोई माइंड में नाम नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसे दंदान साज पार्टी रख लें, ऐसे ही करते हैं। लुकमानी पार्टी। लुकमानी। सर आप क्या रखेंगे? आपके तो अपने घर में इतने बच्चे हैं, पहले अपने घर में तो तब्दीली लाओ माइक। तब्दीली पार्टी। मैं इनके घर आप चले जाएं, ऐसा लगता है जुमा हो रहा है हर रोज। हाँ, कितने माशाल्लाह कितने बच्चे हैं?
मेरे 9 बच्चे। 9 बच्चे, माशाल्लाह। और सिर्फ इनके 9 नहीं हैं, इनके अपने भाई भी 9 हैं। हाँ, 9 भाई भी। 9 भाई भी हैं। और इनके वालिद ने एक बार, इनके वालिद बुजुर्गवार ने एक बार मोहल्ले के बच्चे को मारा था, ये समझ के कि हमारा। वो पूछ रही बीवियां कितनी? एक बेगम से 9 बच्चे। मेरे पास एक सोमालियन आया था, उसके 30 बहन भाई हैं। ओह माय गॉड। 30 बहन भाई, और वो कह रहा है कि मेरा इरादा ये है कि मैं 100 बच्चे पैदा करूंगा। लेकिन वो एक बेगम से नहीं होगा। 4। हाँ। 4 बेगमात से। जी जी। आपकी पार्टी का नाम क्या होगा? तब्दीली पार्टी। तब्दीली पार्टी। जी। फ्री विल। फ्री विल। अब हम सबकी पार्टी की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी, आपने एक पार्टी बना ली है, आपकी डॉक्टर राबिया की एक पार्टी। ये भी अच्छा नाम है वैसे। सवाल ये भी अच्छा नाम है। कौन, क्या नाम होगा? पाकिस्तान, अगर हम हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करें तो PHP बना सकते हैं। नहीं, हेल्थ प्रोफेशनल नहीं, पार्टी बनानी इसमें लोग वोट देंगे। वोट देंगे? हाँ। मैं तो तब्दीली पार्टी, इनकलाब, रेवोल्यूशनरी पाकिस्तान रेवोल्यूशन बहुत सारे पार्टी। नाम रख लिए। एक तो मेरे जहन में यही था, इनकलाब। और इसके अलावा पहले जो मैं क्वेश्चन को समझी, मुझे लगा कि हम सब की पार्टी, तो उसमें मैंने सोचा था कॉकटेल। हम सब ने पार्टी बनानी है। कॉकटेल। कॉकटेल में आपको पता नहीं है, बड़े लोग आ जाएंगे और रोज शाम में आप लोगों को जलसा हुआ करेगा। ये दूसरी वाली पार्टी। रात को आप लोग जो बयानात दिया करेंगे ना, सुबह आवाम पागल हो जाएगी, सर पकड़ के किसी ने चांद पे पहुंचा दिया पाकिस्तान को, किसी ने कहीं पहुंचा दिया। कॉकटेल पार्टी, दैट्स रियली गुड। कॉकटेल पार्टी भी हो सकता है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ये बड़ा अच्छा है। तुम पार्टी बनाओगे तो क्या नाम रखोगे? तुम कामरान, तुम अपनी पार्टी। आई लाइक दैट नेम, आई लाइक दैट नेम, अपनी पार्टी। अपनी पार्टी, जैसे जवाद की आते हैं कि बराबरी पार्टी। रक्षा पार्टी। रक्षा पार्टी। रक्षा पार्टी। हाँ, रक्षा मतलब वो जो सिर्फ एक ही रक्षे में आ जाते हैं पूरे। रक्षा पार्टी। वो रक्षा पार्टी होती है। रक्षा पार्टी यूज होता है वर्ड रक्षा पार्टी। जी। अभी मेरे तो कोई जहन में नहीं, कोई जहन में नहीं आ अभी नहीं कोई आया। भी। अच्छा जी, मैंने ये क्यों कहा, उसका एक रीज़न है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड आपको करना है कि पाकिस्तान को आप लेके कैसे जाएंगे। तो सिंपल बात है, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, पार्टीज़ पे ना जाइए, कैंडिडेट को देखिए, कैंडिडेट को देखिए। ये आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है कि अच्छा कैंडिडेट खड़ा करे। अगर आपकी पार्टी अच्छा कैंडिडेट खड़ा नहीं करती तो उसको बंद कर दें, उसको ख़त्म कर दें। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर, जो अमेरिकन इलेक्शंस है उसके अंदर ये हो रहा है। इस वक्त सारे डेमोक्रेट्स जमाएं कि जो बाइडन स्टेप डाउन कर जाए और वो रन ना करे दूसरी टर्म के लिए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। खैर, उसके और भी रीजंस हैं, बट एनीवे, हमने वेट लॉस की बात की, हमने बालों की बात की, हमने स्किन की बात की, और अब हम ब्रेक की बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम फूड टेस्टिंग पे चले जाएंगे, और साथ साथ बड़ा एक क्रूशल सवाल है जो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ग्रोसरीज़ के बारे में है। और आज का विनर कौन होगा इसका हम अनाउंस करेंगे जब हम वापस आएंगे मंडे को। लेकिन आज भी जितने लोगों ने कॉल किया है उनको हम 10,000 रुपये की ग्रोसरीज जो हैं वो देने जा रहे हैं। सो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। और अब भी आपके पास टाइम है, 11:30 बजे तक शो है, आप कॉल कर सकते हैं और आपको 10,000 रुपये की ग्रोसरीज जो है वो हमारी तरफ से होंगी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। और ये वो वक्त है जब फूड को टेस्ट किया जाता है, एंड लेट्स सी कि कैसा बना है आज। तुम लोग को क्या लग रहा है, कैसा बना होगा? अच्छा बना होगा? वी डोंट नो। पराठे आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। भिंडी में बना चुका हूँ, बट वो भी हम सर्व नहीं करेंगे, तो वी आर गोइंग टू सर्व दिस। हमारी ये क्रीमी चिकन है, क्रीमी थाई फ्यूजन चिकन है। सो आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को पसंद आए, बल्कि मैं ही डाल के दे देता हूँ ना। एंड देन लेट्स सी के थोड़ा थोड़ा डालूँ, थोड़ा या ज़्यादा? नॉर्मल। पहले खा लीजिए आप, फिर नॉर्मल डाल दूंगा मैं। कैमरा के आगे सब कम। कैमरा के आगे क्या? कैमरा के आगे कम खाएंगे, बाद में खाएंगे। सीरियसली? नहीं, जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूं। नहीं, आई नो। वैसे बात आपकी सही है, मैंने देखा है एक्चुअली। मैंने ये बिल्कुल देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है, ऐसा मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है ऐसा। खुशबू अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है। आई हैव नो। इसको आप राइस के साथ भी ले सकते हैं वैसे, बाकायदा। हाँ, अच्छे लगेंगे। आप राइस के साथ भी ले सकते हैं। एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को ये पसंद आए। यू वांट ये मुझे बताइए, कोई शेयर कर सकता? ओके, देयर यू गो। ये लीजिए, उनको दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, पराठास। अरे ऐसे ले लो, माइक तुम्हारा मैं पकड़ लेता हूँ। इतने क्या तकल्लुफात है। मज़े की है। एंड ट्राई इट एंड लेट मी नो। मैंने जैसे कहा कि मैंने पहले भी खाई थी, मगर
मज़े की है, बहुत मज़े की। मगर मजे की है। मगर इज नॉट उससे भी गुड अच्छा। एक्चुअली। मगर इज नॉट गुड। मगर तो फटा है। सही स्पाइसी। स्पाइसी तो जी होगी, मैंने तो आपको पहले बताया स्पाइसी तो डेफिनेटली है। मेरा खाना स्पाइसी ना हो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब मिर्चें ना हो इसके अंदर, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आई डोंट नो, इज इट ओके? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। वाह, पक्की बात है? बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह। पक्की बात है? चलें, यू लाइक इट? ये वाली तो आप रेस्टोरेंट पे रखिएगा। ये वाली रेस्टोरेंट पे रखूं? यस। वेरी नाइस यार, इसका मतलब है ठीक ही हो गई है। और मेन्यू पे विद 3 चिलीज इन द मेन्यू। 3 जो chilies? स्पाइस लेवल बताता है। अच्छा, ओके ओके, दैट 3 चिलीज। Yeah. ओके, दैट 3 चिलीज। That 3 chilies. मैं कभी टेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं, अब बहुत मज़े आज कर रहा हूँ। है स्पाइसी। या मैं तो जानबूझ के नाश्ता करके नहीं आती। खा सकते हैं एग्जैक्टली। ओह, स्पाइसी। अच्छा लग रहा है। स्पाइसी ऐसा नहीं है, स्पाइसी है। आई थिंक थोड़ा सा नमक कम है। नहीं, ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक सही। है, बस स्पाइसी है। स्पाइसी है। स्पाइसी मैंने आपको पहले कहा, मैं और स्पाइसी ना खाऊं तो हो नहीं सकता, चारों तरफ से धुएं निकलते हैं। हाँ हाँ, ट्रू। और इसको राइस के साथ आप खाएं, थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है ठीक है यार, अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आई डोंट नो, आप स्पाइसी खाती हैं? यू? बहुत ज़्यादा। आप भी खाती हैं स्पाइसी? आप भी स्पाइसी खा लेती हैं? आप अरे मैं भी स्पाइसी बहुत खाता हूं। खा लेते हैं? आप खाती हैं? मैं तो बहुत खाती हूँ, डालती भी बहुत। एवरेज। कम। आप नहीं खाती हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा जी, एक सवाल जो मुझे आप सबसे करना है, एंड आई रियली वांट टू आस्क, हमारे यहाँ ये क्या चक्कर है कि हम टोटकों को भी बगैर किसी रिसर्च के आगे बढ़ा देते हैं और गूगल पे जाके टाइप करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, और बेशुमार चीज़ें मैंने ऐसे देखी हैं जिसकी वजह से अमवात हो जाती हैं, लोग मर भी जाते हैं और वो जाएंगे नहीं। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी बीमारी को इतना बढ़ने दिया कि एट द एंड ऑफ द डे ही पास्ड अवे, ही जेन्युइनली पास्ड अवे। एक पेट का दर्द था जिसको अवॉइड करते 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 उसने वो 1.25 साल अवॉइड किया। जब वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया तो देन ही वेंट देयर, और कैंसर भी कौन सा, 4th स्टेज का। तो ये मुझे कहाँ से, आपसे शुरू करते हैं, प्लीज़ बताएं प्लीज़। मैंने इन डॉक्टर्स को इसलिए बोला है ताकि आपसे अपील कर सकें, खुदा का वास्ता इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, गवर्नमेंट का अस्पताल जैसा है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अस्पताल में जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर डॉक्टर के पास। जी देखें, कैंसर जो है, एक तो इसकी इंसिडेंस जो है वो बहुत बढ़ रही है, और हर चीज़ के स्पेशली जो इंटेस्टाइनल कैंसर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी बहुत सटल सी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जैसे कि खून की कमी अगर सही ना हो रही हो, या फिर पेट बार बार ख़राब हो रहा हो। इसके अलावा स्किन कैंसर्स और ओरल कैविटी कैंसर्स जो कि गुटखा और पान से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपको कोई भी अपनी सेहत में जो कुछ आपकी सही नहीं हो रही टोटकों के बावजूद, जब कोई दवाई आपने जनरल फिजिशियन को दिखाया, लेकिन आपको ज़रूर डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना वर्कअप ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलता है। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आई किसी स्किन के मसले की वजह से, तो वो थोड़ी देर बाद खांस रही थी। ओके। और ड्राई कफ। मैंने कहा आपको खांसी है? नहीं बस 2-3 महीने से हल्की सी बस है, नहीं खांसी नहीं है, खांसी नहीं। मैंने फिर भी, मैंने कहा आप 15-20 मिनट मेरे पास बैठी, तो मैंने उनको कहा आप एक्सरे ज़रूर करवा लें, और बाकी मैंने टेस्ट लिख कर दिए। जब उन्होंने एक्सरे करवाया तो उसमें 4th स्टेज के पेंक्रियास के कैंसर के नोड्यूल्स थे, मेटास्टेसिस थे। एंड पैंक्रियाटिक कैंसर। और वो कह रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सुबह आधे घंटे की वॉक करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, स्टीव जॉब्स कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा, मतलब आज भी रहे वो, जब तक आप कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करेंगे, आईफोन को इस्तेमाल करेंगे, स्टीव जॉब्स का नाम हमेशा रहना है। स्टीव जॉब्स पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से उसकी डेथ हुई है, और वो बिल्कुल ठीक गया था, रेगुलर चेकअप करवाने गया था। रेगुलर चेकअप जब करवाने गया तो उन्होंने बताया कि आपको पैंक्रियाटिक कैंसर। उसके बाद वो उससे लड़ता रहा, एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स ही पास्ड अवे। तो अगर ऐसे लोगों को, और उनके पास दुनिया की हर फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो प्लीज़ अपनी सेहत से उसको निगलेक्ट ना करें, प्लीज़ निगलेक्ट ना करें। जी मैं बात करूँगी ओरल कैंसर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपके मुंह में कोई भी अल्सर होता है, हाँ जी, ठीक है, तो हमारी बॉडी की सेल्फ अल्सर का कैपेबिलिटी मतलब छाले कोई वगैरह हो छाला, जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हमारी बॉडी की सेल्फ कैपेबिलिटी है कि उसको 10 डेज से पहले ही उसको हील अप कर देना, ठीक है। तो इनको कहते हैं नॉन हीलिंग अल्सर्स। अगर 10 डेज से ज़्यादा प्रोसीड कर रहे हैं तो आप फ़ौरन जाके डॉक्टर को विजिट करें ना, तो दैट लीड्स टू कैंसर। अच्छा डॉक्टर, वो अल्सर ही। एक बात बताइए,
जिनके 3 उंगलियां अंदर चली जाती हैं, Normal mouth opening. नॉर्मल माउथ ओपनिंग है, और 3 to 4 fingers. 3 to 4 fingers. Yeah. ओके, ये है, ये आप अपने उसमें कर सकते हैं ना। हाँ, ये देखिए, जी। तो ये आपका, I'm sorry मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन अगर आपको जज करना है कि आपका जो पूरा ये फंक्शन, माउथ का फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो आपने ऐसे ये 3 फिंगर्स लेनी है और उसको अंदर की तरफ, हाँ। और ये देखिए, ये 4 भी जा सकते हैं, लेकिन 3, तो कम से कम 3 फिंगर्स जरूर जानी चाहिए। बिल्कुल। और अगर इससे कम है तो आपकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग, उससे क्या होता है कि आपकी जो मसल्स की इलास्टिसिटी है वो लूज हो रही है, Okay. और अंदर बैंड्स, फिब्रस बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं OSF, Okay. ओरल सबम्यूकोसिस तो फाइब्रोसिस। क्या जाना चाहिए डॉक्टर के पास? जी बिल्कुल जाना चाहिए। Okay. और Alright, उसी वो कंडीशन है, ये कहते हैं प्री कैंसरस कंडीशन। तो प्लीज, अच्छा मैंने जानबूझ के ये बात की बिकॉज आजकल हम जो देख रहे हैं वो माउथ कैंसर के बड़े केसेस देख रहे हैं, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता, सबसे बड़ा गेज, मतलब बहुत प्राइमरी गेज है वो ये, लेकिन इसका मतलब नहीं है ये अगर खुल रहा है तो आपने इसी को लिया कि साहिर भाई ने कहा था बस ये 3 उंगलियां तो अंदर जा रही हैं, बिल्कुल ये नहीं है। ये आप सिर्फ अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर के पास हर 6 महीने में जाना ज़रूरी है, डेंटल डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ओवरऑल जीपी के पास जाना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब। सिंपल ये कि किसी को भी कोई अलार्मिंग साइन या अनयूजुअल साइन आपके अंदर नज़र आता है या फील होता है, जिसको एक सिंपल फटीग ही होने लग गई ज़्यादा, और वो आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं पहले ऐसा था और अब मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो क्यों का रीज़न ढूंढने आपको पड़ोसियों के पास, गूगल पे नहीं, आपको डॉक्टर के पास, सिंपल एक मैकेनिक के पास हम तब जाते हैं, हमारी गाड़ी ख़राब होती है, मैकेनिक के पास जाते हैं, तो जब हम ख़राब होते हैं तो वाई डोंट वी गो टू अ डॉक्टर? आप खराब हुए तो गए डॉक्टर के पास, क्यों नहीं गए? नहीं, देखें आजकल जैसे अगर ये बदल रहे हैं, ये इनके में कुछ साइंस ऐसे नजर आए, आज जैसे तैयार होके आए हुए हैं, तो इनके साइंस हैं कि ये मतलब इज ऑलरेडी, तो क्या किया जाना चाहिए फिर? तो फिर बेगम को बताना चाहिए कि बदल रहे हैं। नहीं, बेगम ने तो तैयार करके भेजा है बेगम ने तो भेजा है तैयार होके। बेगम ही करेंगी फिर। जी सर। सर भाई, इसमें एक चीज़ और भी है कि अक्सर लोगों को मैदे की प्रॉब्लम होती है, उसमें मैदे में दर्द होता है, जलन होती है, बाद लोगों को पेट में दर्द होता है, तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि पहले अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए, क्योंकि एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है वो जब एक्टिव होता है तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा भी करता है, घबराहट, बेचैनी पैदा करता है, तो उसको किसी टोटकों की नज़र ना करें, आप अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये अगर एच पेलोरी का बैक्टीरिया आपका मज़ीद पॉजिटिव हुआ तो ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। यस मैम। बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि अपनी हेल्थ को लेके प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि नहीं ये छोटी सी मसला है, हम इसको ओवर द काउंटर मेडिसिन से ठीक कर लेते हैं। अगर 2-3 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती तो आई थिंक आपको नियरेस्ट डॉक्टर पे या कंसल्टेंट पे ज़रूर जाना चाहिए। यस मैम। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इस तरह इन्होंने डिफरेंट मैलिग्नेंसीज़ की बात की, तो इस तरह स्किन मैलिग्नेंसीज़ भी होती हैं जो कि लोग अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बस दाना हुआ है और कुछ नहीं है, तो वो विज़िट नहीं करते, और वो ग्रेजुअली ओवर द कोर्स ऑफ ईयर इनलार्ज होता रहता है, और फिर वो मेटास्टाइज हो जाता है, यानी वो बॉडी में फैल जाता है, फिर वो अनट्रीटेबल हो जाता है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि रिजॉल्व ना हो रही हो, बजाय इसके कि आप किसी टोटके करें उस पर, या आप किसी हकीम के पास जाएं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट या आप किसी अच्छे डॉक्टर को विज़िट करें। यस, सही, कम से कम रिक्वेस्ट कर सकती हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़िंदगी आप लोगों को एक बार मिली है, बहुत अच्छे तरीके से उसको गुजारने की कोशिश कीजिए, इसकी कदर कीजिए, और ये सारी बातें सुन के, बीमारियों के नाम सुन के अब डिप्रेशन में मत चले जाइएगा, टेंशन मत ले लीजिएगा कि अगर मुझे ऐसा कुछ हो रहा है तो शायद मेरे साथ भी ये मसला है। अगर आपको लगता है कि वाकई है तो डॉक्टर के पास जाइए, अपना ख्याल रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, आप आ जाइए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स ये सारे मैसेजेस जो हमने आपको दिए हैं उसका रीज़न सिर्फ इतना है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ कितनी प्रेशस है। अच्छा, और मैंने जो बातें की हैं, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसको याद रखिएगा। स्विट्ज़रलैंड में एक कंपनी है जिसने एक मशीन ईजाद की है, उस मशीन का नाम है सार्को। डॉक्टर्स वुड नो दिस, आई डोंट नो अगर आप लोगों तक ये इत्तला पहुंची या नहीं पहुंची। सार्को उस मशीन का नाम है। ये वो मशीन है जहां अगर आप दाखिल हो जाएं तो आप अपने फैसले से जाते हैं, अंदर एक बटन लगा है, अगर आप उस बटन को दबाएं तो नाइट्रोजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं और 10 मिनट में आपकी मौत हो जाती है। डाइंग का डिसीजन स्विट्जरलैंड आपके हाथ में दे रहा है। डॉक्टर कवोरकिन, ये जो मशीन बनाई है डॉक्टर फिलिप ने बनाई है। डॉक्टर कवोरकिन एक आदमी था जो असिस्टेड सुसाइड्स करवाते थे, मेडिकल असिस्टेड सुसाइड्स। अब स्विट्जरलैंड की कंपनी ने, और एज अर्ली एज नेक्स्ट ईयर ये मशीन जो है ये स्विट्जरलैंड में शायद आम लोगों के लिए अवेलेबल होगी।
3D प्रिंटर्स पे इसको प्रिंट किया जाता है। इसके बारे में आपको तफसील बताऊंगा मंडे के दिन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन पढ़िएगा जाके। खुदा हाफिज़।